अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 20, ओडोंटोजेनिक डिजीज ऑफ द मैक्सिलरी साइनसेस। इसके अंदर हमें मैक्सिलरी साइनसेस की डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम एक इसकी क्विक एम्ब्रियोलॉजी और एनाटमी को देख लेते हैं। तो ज़्यादा पूरा ये पैराग्राफ नहीं पढ़ने वाला, जो जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं बस मैं बता देती हूँ। पहली बात तो ये मैक्सिलरी साइनस क्या होती है, एयर कंटेनिंग स्पेसेस होती हैं आपकी बोन के अंदर, जस्ट लाइक एनी अदर साइनस। और क्योंकि मैक्सिला में प्रेजेंट है, मैक्सिला में बायलैटरल प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम मैक्सिलरी साइनसेस कह रहे हैं। ठीक है। हमारी वैसे हेड में कितनी साइनसेस होती हैं टोटल? 4 पेयर्स ऑफ पैरानेजल साइनसेस होती हैं। ठीक है। एक मैक्सिलरी हो गई, एथमोइडल हो गई, फ्रंटल हो गई और स्फेनोइडल हो गई। मैक्सिलरी साइनसेस जो होती हैं वो हमारी लार्जेस्ट ऑफ ऑल दीज पैरानेजल साइनसेस होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करें तो इसकी 2 स्टेप्स में इसकी एम्ब्रियोलॉजी जो है वो चल रही होती है। एक जो होगी, कहते हैं जो प्राइमरी न्यूमेटाइजेशन होती है वो किस टाइम पे स्टार्ट होती है? 3rd मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट में। ठीक है। फीटल डेवलपमेंट के 3rd मंथ में प्राइमरी न्यूमेटाइजेशन स्टार्ट होती है। मतलब कि आपकी मैक्सिलरी साइनस की डेवलपमेंट को ही हम यहाँ पे न्यूमेटाइजेशन कह रहे हैं। न्यूमेटाइजेशन एक्चुअली में क्या होता है? स्पेस की क्रिएशन होती है। आपका एक इथमॉइड का इनफंडिबुला होता है। इथमॉइड का इनफंडिबुला से मुराद है कि इथमॉइडल बोन का एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसके अंदर आपकी म्यूकोजा की इन्वेजिनेशन शुरू हो जाती है। मतलब उस बोनी पार्ट के अंदर आपका क्या शुरू हो जाएगा? म्यूकोजा जो है वो इन्वेड करने लग जाएगा, और जब वो इन्वेड करेगा तो वो एक खाली सी एक स्पेस बनाने लग जाएगा वहाँ पे, जो कि जिस स्पेस के अंदर कोई बोन वगैरह नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं न्यूमेटाइजेशन। फिर कहते हैं ये इसकी प्राइमरी न्यूमेटाइजेशन बढ़ती चली जाती है, प्रोग्रेस होती है, और ये जो आपका जो म्यूकोजल इन्वेजिनेशन थी वो एक्सपेंड होते होते आपकी कार्टिलेजिनस नेजल कैप्सूल तक चली जाती है। ठीक है। ये वैसे ही मैं डिटेल से समझा रही हूँ, बस आपको कितना पता होना चाहिए कि 3rd मंथ ऑफ फीटल लाइफ में आपकी प्राइमरी न्यूमेटाइजेशन स्टार्ट हुई है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी न्यूमेटाइजेशन जो है वो आपकी 5th मंथ ऑफ फीटल लाइफ से शुरू होती है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वही जो आपकी म्यूकोजा की इन्वेजिनेशन हो रही थी ना, वो इन्वेजिनेशन एक्सपेंड होते होते आपकी मैक्सिलरी बोन की इन्वेजिनेशन के अंदर चली जाती है। मतलब कि आपकी जो फर्दर जो 5th मंथ तक जितनी भी मैक्सिलरी बोन बनी थी उसके अंदर आपकी इन्वेजिनेशन जो है वो इनलार्ज होने लग जाती है, इन्वेजिनेशन जो है वो एक्सपेंड होने लग जाती है, यानी कि आपकी जो वो एयर स्पेस कैविटी थी वो बढ़ती चली जाती है। तो इसमें बस क्या बात पता होनी चाहिए, सेकेंडरी न्यूमेटाइजेशन 5th मंथ में है, 3rd मंथ में क्या थी? प्राइमरी न्यूमेटाइजेशन थी। अब एट बर्थ पैदा हो गया बच्चा, अब जो होनी है मैक्सिलरी साइनस की एक्सपेंशन, उसको हमने सिंपली बस न्यूमेटाइजेशन का नाम दिया हुआ है। अब ये जो न्यूमेटाइजेशन यानी कि बढ़नी है आपकी मैक्सिलरी साइनस, कहते हैं ये इंटीरियरली और इन्फीरियरली बढ़नी होती है। हमें पता है हमारा जो मैक्सिला है वो इंटीरियरली और इन्फीरियरली ग्रो करता है। तो जैसे जैसे मैक्सिला ग्रो करता चला जाएगा वैसे वैसे ही आपकी मैक्सिलरी साइनस भी ग्रो करती चली जाएगी। फिर कहते हैं जब आपकी टीथ डेवलप होते हैं और टीथ इरप्ट होते हैं। टीथ पहले कहाँ डेवलप होते हैं? हमारी मैक्सिला की बोन के अंदर डेवलप होते हैं। जब इरप्ट होते हैं तो वो जब इरप्ट होकर बाहर निकल आते हैं तो आपकी मैक्सिला के अंदर अगेन थोड़ा सा एरिया जो है ना खाली हो जाता है। उस स्पेस को भी आपकी जो मैक्सिलरी साइनस है आके फिल कर लेती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं एज द डेंटिशन डेवलप्स पोर्शन ऑफ द एल्वेलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला विकेटेड बाय द इरप्शन ऑफ द टीथ बिकम्स न्यूमेटाइज्ड। मतलब कि जब आपके टीथ डेवलप हुए तो बोन के अंदर डेवलप हुए, और फिर बाद में क्या हुआ? बाद में जब वो टीथ इरप्ट हो गए तो बोन के अंदर जगह खाली हो गई। उस जगह को किसने फिल कर लिया? मैक्सिलरी साइनस ने उस एरिया को न्यूमेटाइज कर लिया, यानी कि उस खाली जगह को आके उसने फिल कर लिया। ठीक है। फिर कहते हैं जब बच्चा जो है 12 से 13 साल का हो जाएगा तो जो आपकी साइनस का जो फ्लोर होगा वो उसी लेवल पे आ जाएगा जिस फ्लोर पे आपका नेजल कैविटी का फ्लोर होता है। यानी कि उस एज तक जाके आपकी जो कंप्लीट मैक्सिलरी साइनस की जो ग्रोथ है वो एक तरीके से कंप्लीट हो चुकी भी होती है। फिर फर्दर कहते हैं इस जब इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ हो गई तो आपकी जो एक्सपेंशन थी और जो ग्रोथ थी आपकी इसकी मैक्सिलरी साइनस की वो कंप्लीट होकर स्टॉप हो चुकी भी होती है। लेकिन कुछ केसेस में ये न्यूमेटाइजेशन बढ़ती चली जाती है, और वो कब बढ़ेगी? जब अगर किसी भी की पोस्टीरियर मैक्सिलरी टीथ की एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। अगर कोई भी पोस्टीरियर मैक्सिलरी टीथ रिमूव होगा तो उस रेजिडुअल स्पेस ऑफ द एल्वेलर प्रोसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए अगेन आपकी क्या होती है? आपकी जो मैक्सिलरी साइनस है वो फर्दर न्यूमेटाइज होती है, यानी कि एक्सटेंड होती है, बढ़ती है। और कहते हैं अगर आपके पोस्टीरियर टीथ सारे एक्सट्रैक्ट हो गए हो या पोस्टीरियरली कोई भी टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ हो तो वहाँ पे मैक्सिलरी साइनस इतनी बढ़ जाती है कि वो जो आपकी क्रेस्ट होती है, ई डेंचुलस रिज का जो क्रेस्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ तक वो एक्सटेंड होकर नीचे तक आ जाती है। ठीक है। तो अब इसके अंदर एक और उन्होंने बात लिखी हुई है, कहते हैं वो एडल्ट जो कि ई डेंचुलस होते हैं उनके अंदर मैक्सिलरी साइनस लार्जर होती है एज कम्पेयर टू वो पर्सन जिनके अंदर जो आपकी जिनके अंदर जो लोगों में दांत होते हैं उनकी जो होगी मैक्सिलरी साइनस छोटी होगी, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ी आपकी रूट की एपिसिस से ऊपर ऊपर तक रहेगी। लेकिन जिन लोगों के दांत नहीं होते वहाँ पे मैक्सिलरी साइनस बढ़ के आपकी बिल्कुल ई डेंचुलस रिज वाले पोर्शन तक बढ़ के आ जाती है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके दो नाम और बताए हुए हैं, इसको मैग्जिल साइनस को एंट्रम और एंट्रम ऑफ हाइमोर भी कहते हैं। ठीक है, नीचे आ जाओ तो नीचे इसकी एम्ब्रोलॉजी हमारी फिनिश होगी। नीचे जो है ना इसकी एनाटमी को डिस्कस किया हुआ है। एनाटमी में देख लो, हमारी ये जो मैग्जिल साइनस होती है ना, इसकी 6 वॉल्स होती हैं। सही है। पहली बात तो ये है, कहते हैं ये 4 साइडेड पिरामिड होता है और इसकी 6 वॉल्स हैं। इसकी 6 वॉल्स किस तरीके से है, पैरामिड है ना, तो एक इसकी बेस होगी, एक इसकी एपिक्स होगा। जो बेस होता है कहते हैं वो मिडली पड़ी हुई होती है बेस, और वो क्या बना रही होती है, लेटरल वॉल ऑफ द नोज बना रही होती है। ठीक है, इसको इमेजिन करते चलो कि लेटरल वॉल ऑफ द नोज जो है वो आपकी इसकी मैग्जिल साइनस की बेस हो गई। एपिक्स जो है वो ऑफकोर्स लेटरली पड़ा हुआ होगा। एपिक्स क्या कहाँ पे जा रहा होगा, कहते हैं आपके जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द मैग्जिला के अंदर इसका एपिक्स जा रहा होगा। फिर इसकी अपर वॉल या इसके रूफ की बात करें तो रूफ जो है वो आपके ऑर्बिट का फ्लोर बना रही होगी। नीचे आ जाएं, फ्लोर किससे बन रहा होता है, फ्लोर आपका बन रहा होता है बेस ऑफ द एल्वेलर प्रोसेस से। ठीक है, तो हमारी 4 वॉल्स हो गई, दो रह गई सिर्फ, एक पोस्टीरियर वॉल और एक इंटीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल जो है वो कहते हैं पोस्टीरियरली आपकी पूरी लेंथ ऑफ द मैग्जिला तक जा रही होती है, और कहाँ तक जाती है, मैग्जिलरी ट्यूबरोसिटी तक जाती है। और जो इंटीरियर वॉल होती है वो कहते हैं आपकी इंटीरियर वॉल जो है वो आपकी इंटीरियर प्लस लेटरल दोनों वॉल्स को एक साथ डिस्कस करते हुए कहते हैं कि आपकी ये क्या बना रही होंगी, फर्स्ट बाइकस्पेट यानी कि फर्स्ट प्रीमोलर से लेके कैनाइन तक होगा ये इंटीरियरली रीजन। ठीक है, यानी कि कैनाइन से लेके फर्स्ट प्रीमोलर तक जो आपके रीजन है वहां तक आपकी ये साइनस एक्सटेंड कर रही होती है। तो इसकी 6 वॉल्स थी, बेस थी, एपिक्स थी, रूफ था, पोस्टीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल और फ्लोर। अच्छा, इस साइनस की लाइनिंग क्या होती है, कहते हैं इट इज़ लाइन बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ठीक है, और इसके एपिथेलियम में कौन कौन से सेल्स होंगे, म्यूकस सेक्रेटरिंग सूडोस्ट्रेटिफाइड सेल्स होंगे और सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स होंगे। अब इस साइनस की जो लाइनिंग की वजह से यहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होता है और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, और कहते हैं ये दोनों सीलिया और म्यूकस क्या करवाते हैं, जितनी भी साइनस के अंदर प्रोडक्शन होती है उसको ड्रेन करवाते हैं थ्रू दी साइनस ओपनिंग या ऑस्टियम। अब ऑस्टियम क्या होता है, ऑस्टियम जो है मीडियल वॉल ऑफ द साइनस के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि नेजल कैविटी के अंदर ड्रेन हो रही होती है। अब ये जो ओपनिंग होती है या ये जो ड्रेनेज साइड होती है ये डिपेंडेंट नहीं होती। डिपेंडेंट वो वाली ड्रेनेज साइड होती है जो कि किसी भी कैविटी के इन्फीरियरली प्रेजेंट हो। अब चूंकि ये जो ओपनिंग है ये आपकी मीडियल वॉल पे प्रेजेंट होती है, और दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 2/3 द डिस्टेंस अब द मीडियल वॉल, मतलब कि जो इसका मीडियल वॉल का जो इंफीरियर एंड होगा उससे 2/3 ऊपर प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, तो अब यहाँ से ड्रेनेज होने के लिए आपको सीलिया की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी होती है। सीलिया ही इसको अपबीट मोशन से आपके इस सारे म्यूकोज़ा को यहाँ से ड्रेन करवाएगा, म्यूकोज़ा कह रही हूँ, म्यूकस वगैरह को यहाँ से ड्रेन ड्रेन करवाएगा। अब ये जो साइनस की ऑस्टियम की ओपनिंग है ना, ये कहाँ पे ओपन हो रही होती है, नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी के अंदर ये मिडिल मीएटस में ओपन हो रही होती है। फर्दर इन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि ये मिडिल मीएटस के अंदर होता है, इन्फीरियर एंड द मिडिल नेजल कॉन्का के दरमियान में होता है। ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताना चाहिए कि मिडिल मीएटस के अंदर ये आपकी नेजल ओपनिंग जो है वो सॉरी ऑस्टियम की जो ओपनिंग है वो ड्रेन हो रही होती है। बाकी नीचे आ जाओ तो कहते हैं सिलिया कितने रेट पे अब बीट कर रहा होता है, 1000 स्ट्रोक्स पर मिनट पे बीट कर रहा होता है। एक अगेन कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और ये आपके म्यूकस को कितना डिस्टेंस मूव करवाता है, 6 mm/मिनट आपके म्यूकस को ये मूव करवा रहा होता है, और उसी मूवमेंट से फिर आपके जो म्यूकस है वो आपके ऑस्टियम तक जाएगा और वहाँ से ड्रेन होकर नेजल कैविटी में चला जाएगा। अच्छा खैर, यहाँ पे सिर्फ इसकी लाइनिंग इंपॉर्टेंट थी, और ये इंपॉर्टेंट था कि ऑस्टियम किस जगह पे प्रेजेंट होता है। तो ऑस्टियम मीडियल वॉल के 2/3 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और वो ओपन किधर होता है, मिडिल मीएटस ऑफ द नेजल कैविटी के अंदर वो ओपन होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द मैग्जिलरी साइनस। तो यहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास 5 to 6 पॉइंट्स होंगे एग्जामिनेशन के। सबसे पहले हमने नेजल कैविटी को सॉरी नेजल कैविटी कह रही हूँ, मैग्जिलरी साइनस को इवेलुएट करने के लिए हमने उसका विजुअल एग्जामिनेशन करना है, यानी कि आपने पेशेंट के फेस को विजुअली एग्जामिन करना है, एंड देन उसकी इंट्राऑरली जो उसका वेस्टिबुलर रीजन होगा उसको आपने विजुअली एग्जामिन करना है, और देखना है कि वहाँ पे किसी किस्म की रेडनेस या स्वेलिंग तो नहीं है, जो कि किसी साइनसाइटिस के केसेस में वहाँ पे रेडनेस भी होती है और स्वेलिंग भी होती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपने एग्जामिन करनी है वो आपने देखना है नेज़ल डिस्चार्ज। जब भी साइनसाइटिस का केस होगा तो नेज़ल डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है। थर्ड चीज़ जो आपने क्लिनिकली एग्जामिन करने में करनी है वो आपने करनी है टैपिंग। थर्ड चीज़ आप किसकी चीज़ की टैपिंग करेंगे, कहते हैं लेटरल वॉल ऑफ द साइनस, जो कि आपकी चीक बोन है उस एरिया पे आपने टैप करना है। और फोर्थ पे आप करेंगे पेल्पेशन इंट्राओरली। ठीक है, तो टैपिंग जो है वो आपने चीक बोन पे की, और पेल्पेशन जो है वो आपने इंट्राओरली किस रीजन में करनी है, आपने मैग्जिला के केनाइन फोसा वाले रीजन पे और ज़ाइगोमेटिक बट्रस वाले रीजन पे आपने उंगली रख के पेल्पेट करना है। तो टैपिंग और
अगर जब भी साइनसाइटिस का कोई केस होगा तो टैपिंग और पैल्पेशन पे दोनों पे पेन होगी, ठीक है। तो कहते हैं जो अफेक्टेड साइनस होती है वो बहुत ही टेंडर फील होगी, यानी कि वो पेनफुल महसूस होगी जब भी आप टैपिंग करेंगे। अच्छा फर्दर नीचे आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि अगर तो आपकी लेटरल वॉल ऑफ द साइनस जो है वो आपकी मैक्सिलरी साइनसाइटिस की वजह से इरोड हो गई हुई है, देन अगेन आपको पैल्पेट करने पे एक पैल्पेबल डिफेक्ट फील होगा। मतलब जब आप वहाँ पे अपनी चीक बोन पे या आप केनाइन वाली रीजन पे अपनी उंगली फेरेंगे तो आपको फील होगा पैल्पेट करते हुए कि वो जो बोन है वो वहाँ से इरोडेड है। सही है। तो अभी तक हमने 4 चीज़ें पढ़ी, एक विजुअल एग्जामिनेशन, नेजल डिस्चार्ज, टैपिंग और पैल्पेशन। और पैल्पेशन पे हमने देख लिया और टैपिंग पे हमने देख लिया पेन होगी। दूसरा पैल्पेशन पे हमने देख लिया हमें पैल्पेबल डिफेक्ट फील होगा जब आपकी लेटरल वॉल जो है वो इरोडेड होगी। अच्छा फर्दर कहते हैं कि मैक्सिलरी साइनसाइटिस के पेशेंट्स में जो टीथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, और मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ की भी अगर हम परकशन करेंगे तो उन पे भी आपको पेन महसूस होगी। अच्छा फर्दर फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे हमारे पास आ जाती है ट्रांस इल्यूमिनेशन। ट्रांस इल्यूमिनेशन में हमने क्या करना होता है कि हमने एक ब्राइट फाइब्रो ऑप्टिक लाइट जो है अपने पैलेट के मिकोजा पे या आपकी फेशियल एस्पेक्ट ऑफ द मिकोजा पे आपने रखनी होती है, और डार्कन रूम में अपनी साइनस को ऑब्जर्व करना होता है। कहते हैं जो भी आपकी अफेक्टेड साइनस होगी उस अफेक्टेड साइनस के अंदर क्या होगा, उस अफेक्टेड साइनस के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हुआ होगा, डिब्रिस होगा, और उसके अलावा पस एक्यूमुलेट हुई भी होगी। फर्दर कहते हैं जो भी आपकी अफेक्टेड साइनस होगी उसका जो मिकोजा होगा वो थिकंड हुआ होगा। तो जौन सी भी आपकी अफेक्टेड साइनस होगी उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। जबकि जो बाकी साइनस जो आपकी नॉर्मल साइनस होगी उसके अंदर से लाइट इजीली पास हो पाएगी, क्योंकि वो तो एयर कैविटी एयर फिल्ड रीजन है। तो जब आप डार्कन रूम में एग्जामिन करेंगे तो आपको जो अफेक्टेड साइनस होगी वो आपको डार्क नज़र आएगी, यानी कि वो आपको विजिबल नहीं हो पाएगी। जबकि जो आपकी अनअफेक्टेड साइनस होगी, नॉर्मल साइनस होगी, वो आपको ब्राइटेंड नज़र आएगी। जैसे कि ऊपर 20.3 के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस जो है वो नॉर्मल है और उसकी ट्रांस इल्यूमिनेशन हो रही है, जबकि राइट साइड वाली नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि वहाँ पे प्लस और फ्लूइड वगैरह जो है इन्फेक्शन की वजह से भरा हुआ है और उसकी जो इल्यूमिनेशन है वो डिक्रीज़ हो गई हुई है। तो फिफ्थ पे आगे हमारे पास ट्रांस इल्यूमिनेशन, और सिक्स पे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा नेजल और साइनस एंडोस्कोपी। तो इससे भी हम इस एग्जामिनेशन से भी हम अपनी साइनस के एनाटॉमिक फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास ये टोटल 6 पॉइंट्स है जिससे हम अपनी किसी भी साइनस को एग्जामिन कर सकते हैं। अच्छा देन आ जाती है हमारे पास रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। तो मैक्सिलरी साइनस को रेडियोग्राफिकली देखने के लिए हमारे पास 6 रेडियोग्राफ्स का यूज़ हो सकता है। सबसे पहले पेरिएपिकल रेडियोग्राफ हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एक्लूजल व्यू। थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा पैनोरामिक व्यू। एंड देन फोर्थ पे नीचे करके लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर्स व्यू। फिफ्थ पे है लेटरल व्यू। एंड देन टू प्लेन फिल्म रेडियोग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो कहते हैं पेरिएपिकल रेडियोग्राफ होगा उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको सिर्फ इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द साइनस ही विजुलाइज हो सकेगी। और दूसरा कहते हैं कि इस रेडियोग्राफ से आपको जो रूट्स होती हैं पोस्टीरियर टीथ की वो भी इन प्रॉक्सिमिटी टू दी मैक्सिलरी साइनस जो हैं वो आपको नज़र आ सकती हैं, यानी कि मैक्सिलरी साइनस के फ्लोर के पास आपकी रूट्स पड़ी हुई हैं पोस्टीरियर टीथ की, वो भी आपको विजुलाइज हो सकती हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास पेनोरामिक रेडियोग्राफ। पेनोरामिक रेडियोग्राफ वो होता है जिसके अंदर आपको दोनों साइनसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो रही होती हैं। तो कहते हैं ये जो पैनोरामिक रेडियोग्राफ होता है वो आपको एक स्क्रीनिंग व्यू देता है, और इसके अंदर आप दोनों अपनी मैक्सिलरी साइनसेस को कंपैरिजन करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे नेक्स्ट पेज पे तो 20.5 के अंदर पैनोरामिक व्यू दिखाया हुआ है। अच्छा इस व्यू का बस ये होता है, कहते हैं क्योंकि ये व्यू जो है ये आपको ज़रा सा फोकस्ड इमेज देता है टुवर्ड्स दी साइनसेस, तो जो बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसके अंदर आपको इतने क्लियर नज़र नहीं आते। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई हुई है फोकल ट्रफ। फोकल ट्रफ वो वाला एरिया होता है रेडियोग्राफ के अंदर जो कि एरिया आपको बहुत ज़्यादा शार्पली और क्लियरली नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, कहते हैं कि जो पैनोरामिक रेडियोग्राफ्स होते हैं ये आपको फोकस्ड इमेज देते हैं विद लिमिटेड फोकल ट्रफ, यानी कि बहुत ही एक छोटा सा फोकल ट्रफ से मुराद ये है, यानी कि कम एरिया होगा जो कि बहुत ही शार्पली और क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो फोकल ट्रफ कौन सा एरिया होता है जो कि क्लियरली और शार्पली दिखाई दे रहा हो। अच्छा नेक्स्ट नीचे आ जाए तो कहते हैं ये जो तीनों एक्सरेज थे पैनोरामिक, पेरिएपिकल और एक्लूजल, इन तीनों से ही हमारे रेडियोग्राफ में आपको जो भी अगर कोई स्मॉल फॉरेन बॉडी अगर एपिक्स साइनस के अंदर चली गई हुई है आप उसको लोकलाइज कर सकते हैं। कोई टीथ का पीस चला गया हुआ है, कोई रूट टिप चली गई हुई है, या कोई भी बोनी फ्रेगमेंट जो है आपकी
साइनस के अंदर डिस्प्लेस हो गया हुआ है ड्यूरिंग ट्रॉमा या टूथ रिमूवल, उन सबको आप अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं इन तीनों एक्सरेज में। फिर कहते हैं अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो फर्दर 3 नाम बताए थे वो यूज़ हो रहे होते हैं। अब वाटर्स व्यू कौन सा होता है? एक वाटर्स व्यू के 2 नाम और भी हैं। एक बात, इसका एक और नाम है ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे फ्रैक्चर्स वाला चैप्टर होता है ना, उसके अंदर भी ये वाटर्स व्यू बड़ा चलता है। तो मैग्जिला के फ्रैक्चर्स को स्टडी करने के लिए या मैग्जिला को स्टडी करने के लिए ना ये वाटर्स व्यू यूज़ हो रहा होता है। तो इसलिए ये ज़रा अच्छे से पढ़ लें यहीं पे, ताकि आगे भी जाके ये याद रहे। अब वाटर्स व्यू का एक और नाम क्या होता है? वाटर्स व्यू को ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये हमारा पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू होता है, यानी कि PA व्यू होता है, ठीक है। PA व्यू या पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू वो वाले एक्सरेज होते हैं जो कि बैक टू फ्रंट लिए जा रहे होते हैं। मतलब क्या है इसके अंदर? मतलब कि जो आपकी फिल्म होगी एक्सरे की वो पेशेंट के फ्रंट पे होगी, यानी कि पेशेंट के फेस के सामने होगी, और जो एक्सरे बीम होगी वो पोस्टीरियरली होगी। तो ये बैक टू फ्रंट एक्सरेज होते हैं और इनको हम पोस्टीरियर एंटीरियर व्यूज़ भी कह रहे होते हैं। अब वाटर व्यू में क्या खास बात है? पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू तो ये है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसको लेते टाइम जो पेशेंट का जो हेड होता है वो 37 डिग्री टू द सेंट्रल बीम टिप हुआ हुआ होता है, यानी कि थोड़ा सा हेड जो है 37 डिग्रीज पे टिप हुआ हुआ होगा। अब कहीं पे 37 डिग्री कहते हैं, कहीं पे 45 डिग्रीज कहते हैं। तो ये दोनों ही जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, 37 भी कह सकते हैं, 45 डिग्री का टिल्ट भी कह सकते हैं। तो वाटर्स व्यू क्या है? वाटर्स व्यू एक तो पता होना चाहिए पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू है, और उसके अंदर हेड का कितना टिल्ट होगा वो आपको पता होना चाहिए। अभी टिल्टिंग हम कराते हैं तो उससे हमें हमारा फ़ायदा क्या होता है? कहते हैं कि जो आपकी मैक्सिलरी साइनस होती है वो जब आप टिल्ट करा के एक्सरे लेंगे तो वो पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन से थोड़ी सी अबव हो जाती है, और ये मैक्सिलरी साइनसेस आपको फिर वाटर्स व्यू में बड़ी क्लियरली विजुलाइज हो सकती हैं। अच्छा, बाकी फिर आ जाता है हमारे पास लेटरल व्यू। लेटरल व्यू जो है वो आपका सेफ सेफ होता है, ठीक है। मतलब आपको सेफेलोमेट्रिक जो हम पढ़ते हैं अपने उसके अंदर ऑर्थो में, ये वही वाला रेडियोग्राफ जो है हमारा वो लेटरल व्यू है। अब इसके अंदर भी जो लेटरल व्यू भी जब आपने लेना है तो भी कहते हैं आपने पेशेंट का जो हेड है वो स्लाइटली टुवर्ड्स द कैसेट, यानी कि स्लाइटली टुवर्ड्स दी रे वाल जहाँ से एक्सरेज आनी है वहाँ की तरफ आपने थोड़ा सा टिल्ट करवाना है। अब इस टिपिंग से क्या होगा? इस टिपिंग से ये होगा कि आपकी जो दोनों मैग्जी साइनसेस हैं वो विजुलाइज हो सकेंगी, और आपकी एक साइनस की दूसरी साइनस के ऊपर सुपर इम्पोजिशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने अपने एक्सरेज पढ़ ली और हमने देख लिया कि किस टाइम पे आपने किस तरीके से हेड को टिप कराना है। इसमें आपको क्या याद करना है? सिर्फ एक्सरेज के नाम याद करना है, मेजरली सिर्फ एक्सरेज के नाम पता होने चाहिए। इसके अंदर से आगे जो देखने वाली चीज़ है वो आती है। अच्छा, अब आगे, अच्छा उन्होंने सीटी स्कैन का भी बताया हुआ है। कहते हैं सीटी स्कैन जो है वो लोअर कॉस्ट में और बेटर एक्सेसिबिलिटी में आपको डेंटल ऑफिस में मिल जाता है, और इससे भी आप अपनी साइनसेस का एक क्लियर इमेज ले सकते हैं। बस इतनी बात। अच्छा, अब नीचे देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेडियोग्राफ्स, यानी कि इन रेडियोग्राफ मैक्सिलरी साइनस के अगर कोई इशू होगा तो उसको हमने किस तरीके से इंटरप्रिटेट करना है एक्सरे के अंदर। पहले तो हमें एक्सरे को इंटरप्रिटेट करने के लिए हमें नॉर्मल एंट्रम, यानी कि नॉर्मल मैक्सिलरी साइनस किस तरीके से दिखता है एक्सरे पे उसका पता होना चाहिए। कहते हैं नॉर्मली हमें पता है आपका जो मैक्सिलरी साइनस है वो एयर फिल्ड होता है। तो जौन सी भी चीज़ एयर फिल्ड होगी और जिस रीजन में बोन वगैरह नहीं होगी, कोई हार्ट टिश्यू नहीं होगा, तो वो एरिया हमें एक्सरे के अंदर रेडियो लूसेंट दिखाई देता है, यानी कि डार्क सा दिखाई देता है। प्लस कहते हैं उसकी जो बाउंड्री होगी आपकी मैक्सिलरी साइनस की वो बड़ी ही वेल डिमार्केटेड होगी विद द कॉर्टिकल बोन, ठीक है। अब हम इसका हम कंपैरिजन करते हैं विद दी साइनसाइटिस वाली मैक्सिलरी साइनस, या कोई ऐसी मैक्सिलरी साइनस जिसके अंदर किसी किस्म के ट्रॉमा वगैरह हुआ हुआ। एक तो बात आ जाती है, कहते हैं जहाँ पे भी आपका जो भी मैक्सिलरी साइनस जिसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा या साइनसाइटिस होगा, उसका म्यूकोजा आपको थिकन नजर आएगा, ठीक है। फर्दर कहते हैं वहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल्स नजर आएंगे, मतलब कि पहले तो वैसे सिर्फ एयर होनी थी तो सारा एरिया रेडियोलूसेंट नजर आना था, लेकिन साइनसाइटिस के केस में वहाँ पे पस भी हो सकती है और म्यूकस भी इंट्रैप्ट हो सकता है। तो आपको एयर फ्लूइड के लेवल्स नजर आएंगे। एयर फ्लूइड का लेवल मतलब है कि ऊपर ऊपर एयर नजर आ रही होगी, नीचे वाले एरिया में फ्लूइड आया हुआ होगा, तो वो वाला सारा एरिया आपको डार्कन नहीं नजर आएगा, बल्कि आपको वो वाला एरिया लाइट नजर आएगा, ठीक है। तो यानी कि रेडियो ओपेसिटी आने लग जाएगी। फर्दर कहते हैं अगर किसी किस्म की कोई फॉरेन बॉडी जो है वो साइनस के अंदर चली गई है तो वो भी आपको एक्सरे में दिखाई देगी। फॉरेन बॉडी क्या हो सकती है? कोई टूथ का पीस हो सकता है, कोई बोन का पीस हो सकता है, कोई रूट का पीस हो सकता है, ठीक है। तो कहते हैं जब भी मैक्सिलरी साइनस के अंदर कोई पार्शियल या कंप्लीट ऑपेसिफिकेशन नजर आएगी तो मतलब कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो आपका म्यूकोजा जो है उसकी हाइपरट्रॉफी, यानी कि म्यूकोजा जो है वो थिकंड हुआ हुआ है, और दूसरा क्या है? साइनसाइटिस की वजह से वहाँ पे फ्लूइड एकुमुलेट हुआ हुआ है।
तो ये बात याद रखनी है। फर्दर कहते हैं ओपेसिफिकेशन आपको कब नजर आएगी, जब भी कोई ब्लड फिलिंग हो जाएगी साइनस के अंदर, या आपकी साइनस की वॉल की जो भी बोन है उसका नियोप्लेजिया हो जाएगा। तो 4 चीज़ें हमने यहाँ पे मार्क की। ओपेसिफिकेशन ऑफ मैक्सिलरी साइनस कब हो रही है, 4 केसेस में हो रही है, म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी में, फ्लूइड एक्युमुलेशन में, ब्लड फिलिंग में ड्यू टू ट्रॉमा, और फोर्थ पे किसी न्यूप्लेजिया की वजह से। ठीक है, ये ओपेसिफिकेशन की बात पढ़ ली। उसके अलावा कौन सी चीज़ें एबनॉर्मल थी, वो ऊपर 3 चीज़ें आई थी। थिकन म्यूकोजा जो कि हाइपरट्रॉफी की वजह से हो सकता है, एयर फ्लूइड लेवल, और उसके अलावा लास्ट में फॉरेन बॉडी। तो ये 3 चीज़ें एबनॉर्मल होती हैं, और ओपेसिफिकेशन किस किस केस में हो रही है वो हमने देख ली। अच्छा, अब फर्दर नीचे आ जाते हैं। तो हमने 2 केसेस पढ़ने हैं। एक आता है हमारे पास एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस, और एक आता है हमारे पास क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस। एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस के अंदर आपको 6 फाइंडिंग्स मिलेंगी। नंबर 1, म्यूकोजल थिकनिंग। म्यूकोजल थिकनिंग की वजह से क्या होगा, कहते हैं कि आपका जो ऑस्टियम है, जिस जहाँ से आपके सारे पस वगैरह ने, म्यूकस वगैरह ने, पस तो बगैर इन्फेक्शन से बनेगी, आपके सारे म्यूकस वगैरह ने ड्रेन होना था, वो ऑस्टियम जो है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है म्यूकोजल थिकनिंग की वजह से। तो जब ऑस्टियम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो सारा जो म्यूकस है वो आपकी किसके अंदर एकोमुलेट होने लग जाएगा, आपकी साइनस के अंदर एकोमुलेट होने लग जाएगा। अब जब म्यूकस एक जगह पे स्टैटिक हो जाएगा और वहाँ पे एकोमुलेट होने लग जाएगा, तो उस म्यूकस के ऊपर क्या हो सकता है, उस म्यूकस के ऊपर फर्दर इन्फेक्शन हो सकता है, और वहाँ पे फर्दर पस की प्रोडक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, म्यूकोजल थिकनिंग हुई। सेकंड पे क्या हुआ, म्यूकस की एकोमुलेशन हुई। म्यूकस के एकोमुलेशन से क्या हुआ, थर्ड पे इन्फेक्शन हो गया, और वहाँ पे फर्दर पस प्रोड्यूस होने लगे। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, अब रेडियोग्राफिक चेंजेस इसके अंदर क्या आएंगे, फोर्थ पे इसके अंदर आपको एयर फ्लूइड लेवल्स देखने को मिलेंगे साइनस के अंदर, प्लस आपको रेडियोग्राफिकली आपको थिकन म्यूकोजा नजर आने लग जाएगा। थिकन म्यूकोजा भी आपको रेडियो ओपेक नजर आ रहा होगा। और फोर्थ पे क्या होगा, सॉरी सिक्स्थ पे क्या होगा, आपकी कंप्लीट ओपेसिफिकेशन हो जाएगी साइनस कैविटी की। तो ये 6 चीज़ें होंगी, 6 आपके सीक्वेले चलेगा एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस के अंदर। जबकि क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस के अंदर जो है, कहते हैं आपको म्यूकोजल थिकनिंग मिल सकती है, उसके अलावा साइनस ओपेसिफिकेशन भी मिल सकती है, और फर्दर नेजल या एंट्रल पॉलिप्स मिल सकते हैं। नेजल और एंट्रल पॉलिप्स क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के म्यूकोजल आउटग्रोथ्स होती हैं। ठीक है, ये आपको मिल सकती हैं अपनी किसके अंदर, क्रॉनिक साइनसाइटिस के अंदर। अब कहते हैं इसके अंदर एयर फ्लूइड लेवल्स इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन एयर फ्लूइड लेवल्स क्रॉनिक साइनसाइटिस में सिर्फ उस केस के अंदर हो सकते हैं जहाँ पर भी एक्यूट एक्सरसेबेशन होगी, यानी कि अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन एक्यूटली दोबारा से इन्हांस होगा, तो उस केस के अंदर म्यूकोज सॉरी एयर फ्लूइड लेवल्स आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने सारी बात कर ली साइनसाइटिस वगैरह की। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि एक चीज़ तो हमने पढ़ी है ना, कि आपकी जो भी मैक्सिलरी साइनस होगी उसकी रेडियोलूसेंट एरिया वो नजर आएगा। उसके अलावा हमने देखा है कि पेरिफेरी में आपको वेल डिमार्केटेड कॉर्टिकल बोन नजर आएगी। अब किस केस के अंदर आपको कॉर्टिकल बोन की वेल डिमार्केशन नजर नहीं आएगी, वो हमारे पास 4 केसेस अगेन आ जाते हैं। एक, कोई भी ट्रॉमा हुआ है तो कॉर्टिकल बोन साइड से टूट सकती है सराउंडिंग से। कोई ट्यूमर फॉर्मेशन है तो बोन जो है वो एक्सटेंड हो सकती है या कम हो सकती है। तीसरा, कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस है जिसने एब्सेस और फिस्टुला फॉर्मेशन करवा ली हुई है और अगेन आपकी बोन को इरोड करवा दिया हुआ है। और सिक्स्थ में कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ था जिसने आपकी साइनस वॉल को इरोड कर दिया या आपकी साइनस वॉल को डैमेज कर दिया किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से। तो इन केसेस के अंदर जो आपकी कॉर्टिकल आउटलाइन थी वो डिस्ट्रप्टेड नजर आएगी। फर्दर कहते हैं समटाइम्स डेंटल पैथोलॉजी की डेंटल पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर एपिक्स पे क्या बन जाता है, सिस्ट या ग्रैनुलोमा बन जाता है। ये सिस्ट और ग्रैनुलोमा भी हमें रेडियोग्राफ्स में एज अ रेडियोलूसेंट लीजन ही नजर आ रहा होता है। ये लेजन्स भी जो हैं वो समटाइम्स आपकी सिस्टिक कैविटी के अंदर क्या कर जाते हैं, साइनस कैविटी के अंदर एक्सपेंड कर जाते हैं। तो इनको आपने डिस्टिंग्विश करना है आपकी मैक्सिलरी साइनस वाले इन्फेक्शन से। किस तरीके से करेंगे, कहते हैं जो भी सिस्ट और ग्रैनुलोमास होंगे, एक तो उनकी आपको टूथ एपिक्स के साथ एसोसिएशन नजर आएगी, वो रेडियोलुसेंसी टूथ एपिक्स के साथ जुड़ी हुई होंगी। दूसरा, जब आप क्लिनिकली आप उस दांत को एग्जामिन करेंगे तो भी आप देख सकेंगे कि उस दांत के अंदर आपको ज़्यादा पेन फील हो रही होगी या वो दांत का कलर चेंज हो रहा होगा, जो कि हमें ये इस बात का अंदाज़ा बताएगा कि वो डेंटल इशू है जो कि आपकी मैक्सिलरी साइनस तक एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये वो केसेस हैं जिसके अंदर आपकी कॉर्टिकल जो ऑस्टियस मार्जिन है वो आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेड नजर आएगी। तो ऑफ कोर्स अगर कोई भी सिस्ट या ग्रैनुलोमा आपके एपिक्स आपके साइनस तक जा रहा है तो ऐसा लगेगा कि वो साइनस की जो वॉल है वो दांत तक आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, वो ग्रैनुलोमा या सिस्ट जो है वो आपकी एपिक्स की वॉल तक सॉरी साइनस की वॉल से मिल रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस और ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस ऑफ दी मैक्सिलरी साइनस। तो पहले तो उन्होंने कहा है कि जनरली ये बिलीव किया जाता है कि आपकी जो साइनसेस होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, यानी कि वहाँ पे किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। लेकिन फिर कहते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन चूंकि आपकी साइनस एपिथेलियम काफ़ी एक्टिव होती है और वहाँ पे सारा जो जितना भी म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है वो एक्टिवली सारा ड्रेन होता जा रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पे बैक्टीरियाज की कॉलोनाइजेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है या डिफ़िकल्ट हो जाती है।
अच्छा, फर्दर कहते हैं जो आपका म्यूकोज़ा होता है साइनस का, वहाँ पे इन्फेक्शंस, एलर्जीज़ या कोई नियोप्लास्टिक डिजीजेस हो सकती हैं। कहते हैं जब भी आपके साइनस की म्यूकोज़ा की इन्फ्लेमेशन होगी ड्यू टू एनी इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन, तो क्या होगा, जो म्यूकोज़ा होगा उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और वहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, म्यूकोजल थिकनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जब म्यूकोजल थिकनिंग शुरू होती है, तो मैंने अभी पहले भी बताया कि जब भी म्यूकोजल थिकनिंग होगी तो जो आपका ऑस्टियम होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। जब ऑस्टियम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे म्यूकस जो है प्रोड्यूस होने लग जाएगा, और वहाँ पे म्यूकस तो प्रोड्यूस हो ही रहा था पहले, लेकिन अब क्या होगा, वो म्यूकस आपके ऑस्टियम से ड्रेन आउट नहीं हो सकेगा। तो म्यूकस जो बनता जाएगा वो आपकी साइनस के अंदर ही कलेक्ट होने लग जाएगा। जब म्यूकस काफ़ी टाइम तक आपकी साइनस के अंदर कलेक्टेड रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा आपकी म्यूकस के अंदर, और बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद उस म्यूकस के अंदर इन्फेक्शन फर्दर इन्हांस कर जाएगा। तो यानी कि अब क्या हो गया, हमारा एक साइनसाइटिस इस्टेब्लिश हो गया हुआ है। किसकी वजह से, सिंपल कोई इन्फ्लेमेशन हुई थी, उसकी वजह से एट द एंड तक हमारा साइनसाइटिस किस तरीके से डेवलप होना है उसका ये सीक्वल है। अच्छा, अब कहते हैं जब भी आपकी इन्फ्लेमेशन होगी आपकी किसी भी पैरानेजल साइनस की, तो उसको हम कहते हैं साइनसाइटिस। और कहते हैं अगर आपकी सारी साइनसेस एक साथ ही इन्वॉल्व हो जाएं, या मोस्ट साइनसेस पैरानेजल साइनसेस एक साथ इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं पैन साइनसाइटिस। अब नीचे आ जाते हैं सिम्टम्स। अगर आपकी एक्यूट मैक्सिली साइनसाइटिस होगी, तो एक्यूट मैक्सिली साइनसाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कहते हैं एक तो रैपिडली ये डेवलप करती है, दूसरा आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस फील होगी, एक सेंस ऑफ प्रेशर फील होगा, और एक सेंस ऑफ पेन फील होगी इन द विसिनिटी ऑफ द अफेक्टेड साइनस, यानी कि जिस भी साइनस के अंदर ये सब साइनसाइटिस हुआ है वहाँ पे आपको प्रेशर, पेन और फुलनेस सी फील होगी। फर्दर कहते हैं आपको वहाँ पे डिस्कम्फर्ट जो है वो विद टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा, और साथ साथ आपको फेशियल स्वेलिंग भी आ जाएगी, एरिथीमा आ जाएगा, यानी कि रेडनेस होने लग जाएगी वहाँ पे, फीवर होगा, मलेज होगा, और कहते हैं ड्रेनेज ऑफ दिस फॉल स्मेलिंग म्यूकोपुरुलेंट मटेरियल इनटू द नेजल कैविटी या नेजोफेरिंग्स, यानी कि एक पस लाइक मटेरियल जो है वो आपकी नेजल कैविटी के अंदर ड्रेन होने लग जाएगा। तो ये थी एक्यूट मैक्सिली साइनसाइटिस के सिम्टम्स। जबकि क्रॉनिक मैक्सिली साइनसाइटिस जो है ना, वो कहते हैं ज़रा लो ग्रेड होता है, यानी कि इतने उसके एक तो इंटेंस सिम्टम्स नहीं होते, उसके अंदर इतना हाई फीवर वगैरह नहीं जाएगा, फेशियल स्वेलिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो क्रॉनिक मैक्सिली साइनसाइटिस होता है वो रिकरेंट होता है, यानी कि कुछ टाइम बाद दोबारा दोबारा होता रहेगा, इवन आफ्टर दी ट्रीटमेंट। कहते हैं उसकी आप ट्रीटमेंट लेते हैं एंड देन दोबारा वो कुछ टाइम बाद रिटर्न कर जाता है, या तो वो क्रॉनिक वाला कहते हैं अच्छे से ट्रीटमेंट पे का रिजल्ट ही नहीं दे रहा होगा, आप कहते हैं ट्रीटमेंट लेते जा रहे होंगे, इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट आपके जो सिम्टम्स हैं वो रह रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा जो क्रॉनिक मैक्सिली साइनसाइटिस होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव नेजल डिजीज़ की वजह से हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा मसला जिसके अंदर नेजल ड्रेनेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो उसकी वजह से क्रॉनिक मैक्सिली साइनसाइटिस काफ़ी दफ़ा होता रहता होता है। अच्छा, अब बैक्टीरियाज कौन कौन से कॉज करा रहे होते हैं आपके नॉन ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस, तो यहाँ पे एरोबिक प्लस एनारोबिक दोनों टाइप्स के बैक्टीरियाज जो हैं वो आपका नॉन ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस और मैक्सिसाइनसाइटिस करवा रहे होते हैं। अब इनमें से दोनों में से ना दो चार बस नाम देख लेते हैं। तो एरोब्स के अंदर हमारे पास स्टेफिलोकोकस निमोनिया आ जाएगा और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, और एनारोब्स के अंदर हम देख लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, उसके अलावा पोरफायरोमोनास, प्रिवोटेला, यू बैक्टीरियम। तो तीन चार नाम हमने, दो नाम हमने ऊपर से देख लिए, तीन चार नाम हमने नीचे से देख लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। अब ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस, कोई भी दांत का कोई इशू था जिसकी वजह से आपकी मैक्सिलरी साइनस, जो कि दांत का इशू सही से ट्रीट नहीं किया गया, उसकी वजह से क्या हुआ, सिस्ट बना या कोई पेरीएपिकल लेजन बना। अब वो जो पेरीएपिकल लेजन या कोई सिस्ट बनती है उसको अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे तो वो फर्दर जो इन्फेक्शन है वो आपकी पैरानेजल साइनसिस तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, अब कहते हैं अगर वो इन्फेक्शन को भी आप ट्रीट नहीं करेंगे तो वो इन्फेक्शन फर्दर एक्सटेंड करते करते अगर मैक्सिलरी साइनस में इन्फेक्शन चला जाए ओडोंटोजेनिक रीजन्स की वजह से, तो वो इन्फेक्शन एक्सटेंड करते करते सेलुलाइट ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा सकते हैं, यानी कि आई की सराउंडिंग में सेलुलाइटिस करवा दिया, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इंट्राग्रेनुलर एब्सेस एंड डेथ। मतलब ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर ओडोंटोजेनिकली आपका मैक्सिलरी साइनस जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं क्या सोर्सेज हो सकती हैं ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस की, वो भी हमने देखा है कि कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक पेरीएपिकल डिजीज़ थी या कोई पेरिडोंटल डिजीज़ थी, यानी कि टूथ रिलेटेड एपिक्स पे कोई एब्सेस वगैरह बन गई, या टूथ रिलेटेड पेरिडोंटल डिजीज़ वगैरह अगर एक्सटेंड की और आपकी साइनस तक चली गई। अब ये तो हो गए ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस। फर्दर कुछ हो सकते हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस जो कि आपकी डेंटिशन की ट्रॉमा की वजह से होता है, मतलब डेंटिशन के ऊपर ट्रॉमा लगा, या आप कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे अपनी ओरल कैविटी के अंदर अपने पोस्टीरियर मैक्सिला पे, या ड्यूरिंग टूथ रिमूवल। इन सब केसेस के अंदर क्या हो सकता है कि आपकी मैक्सिला के अंदर ओपनिंग क्रिएट हो सकती है, और मैक्सिला के अंदर मैक्सिलरी साइनस के अंदर ओपनिंग क्रिएट हो सकती है, और ओपनिंग के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। अब कौन कौन से प्रोसीजर्स हो रहे हो सर्जरी के अंदर, कहते हैं एल्वियोलेक्टमी हो रही है, यानी कि आपकी एल्वियोलर बोन
को रिसेक्ट किया जा रहा है, कोई ट्यूबरोसिटी रिडक्शन हो रही है, ये सब केसेस कब हो रहे होते हैं? जब भी कोई प्रोस्थीसिस बनना होता है। ठीक है, तो जब प्रोस्थीसिस बनाना होता है तो ट्यूबरोसिटी रिडक्शन भी करानी पड़ती है, एल्वियोलेक्टमी भी करानी पड़ती है, साइनस लिफ्ट ग्राफ्ट भी कराना पड़ता है। यानी कि साइनस लिफ्ट, अगर साइनस की न्यूमेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और वो बिल्कुल कहाँ तक आ गई हुई है, आपकी एल्वियोलर रिच तक आ गई हुई है, तो उसको हमें थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ता है इम्प्लांट के केसेस में। अगर हमने इम्प्लांट प्लेस करना है या हमने कोई डेंचर वहाँ पर लगाना है, तो हमें अपनी साइनस कैविटी को थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ता है, उठाना पड़ता है उसकी निमिटाइजेशन की वजह, क्योंकि निमिटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई तो रिच तक आ गई हुई है साइनस, तो उसके उठाने की प्रोसीजर में भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उसको साइनस को इन्फेक्ट करवा सकते हैं। या फिर कहते हैं कि कभी आपने कोई इम्प्लांट प्लेसमेंट करनी है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपकी ओरल कैविटी और मैग्जी साइनस के दरमियान में कम्युनिकेशन डेवलप हो सकती है और वहाँ पे कोई किसी भी किस्म का मैग्जी साइनस का इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट हो सकता है। अच्छा, अब ये तो चीज़ें हमने देख ली कि ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं या सोर्सेज क्या हो सकती हैं। अब कौन कौन से बैक्टीरियाज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन और मैग्जी साइनस के अंदर? तो पीछे अभी हमने देखे थे, हम कहते हैं पीछे जो भी हमने देखा ना, उसके अंदर एनारोबिक और एरोबिक दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन इसके अंदर कहते हैं मेजरली आपके एनारोबिक बैक्टीरियाज ही प्रेजेंट होते हैं। अब एनारोबिक बैक्टीरियाज कौन से मेजरली प्रेजेंट होते हैं, वो वही वाले हैं जिनके पीछे नाम लिखे हुए हैं। बस इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर एनारोबिक बैक्टीरियाज होंगे और पीछे वाले में, नॉन एडेंटोजेनिक वाले में, एनारोबिक प्लस एरोबिक दोनों प्रेजेंट होते हैं जो कि आपका इन्फेक्शन करवा रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ मैक्सिलरी साइनसाइटिस। तो इसकी सबसे पहले ट्रीटमेंट में आती है ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि आपने स्टीम वगैरह लेनी है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जितना भी ड्राइड सिक्रीशन आपकी साइनस के पाथवे में या नेजल पाथवे में जमी हुई होंगी वो लूजेंड अप होंगी और वो उनकी ड्रेनेज पॉसिबल हो सकेगी। ठीक है, तो पहला हो गया ह्यूमिडिफिकेशन जिसमें स्टीम वगैरह लेना आ जाता है। सेकंड पे आ जाता है डीकंजेस्टेंट, जिसके अंदर आपने सूडोएफिड्रीन देनी है। थर्ड पे हमारे पास आएंगे नेज़ल और स्प्रेज होते हैं इसके अंदर, हाँ नेजल स्प्रेज होते हैं जिनके अंदर कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्टर प्रेजेंट हो। अब वेजो कंस्ट्रिक्टर क्या करेगा कि जो भी आपकी सिक्रीशंस होनी थी, जो म्यूकस की सिक्रीशंस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं साइनस के अंदर, वो उनको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जब वो वेजो कंस्ट्रिक्टर जो है सिक्रीशंस को डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो कंजेशन हो रही थी ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन और फिर नॉर्मल ड्रेनेज नहीं हो पाई थी, वो जो कंजेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। फोर्थ पे आपने क्या लेना है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी साइनस इन्फेक्शन हुआ हुआ होता है तो काफ़ी वो पेनफुल होता है, तो उन पेन्स को रिलीव करवाने के लिए हमने एनाल्जेसिक्स ले लेने हैं या एनसेड्स ले लेने हैं। तो चार मेडिकेशंस, चार एक तरीके से हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ह्यूमिडिफिकेशन थी, सेकेंड पे हमारे नेजल डिकंजेस्टेंट्स थे, फिर हमारे पास नेजल स्प्रे, वेजो कंस्ट्रिक्टर थे, एंड लास्ट में हमारे पास पेन किलर्स आ जाते हैं। अच्छा, फर्दर नीचे आए तो कहते हैं अगर तो आपका साइनसाइटिस की जो वजह है वो एलर्जी है। ठीक है, तो एलर्जी में क्या हुआ हुआ होता है कि उसके अंदर आपका जो ड्रेनेज पाथवे होता है वो ऑल्टर्ड हो गया हुआ होता है, जो भी हमने पढ़ा है, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारा सारा इन्फ्लेमेशन हुई हुई थी। इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा ऑस्टियम जो था वो ब्लॉक हो गया हुआ था, और जब ऑस्टियम ब्लॉक हो जाता है तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है। तो कहते हैं एलर्जीज़ की तो ट्रीटमेंट वही है जो ऊपर चार बताई हुई है। फर्दर कहते हैं अगर हमारी साइनसाइटिस की जो वजह है वो कोई बैक्टीरियल कॉज है तो उसके अंदर हमने एंटीबायोटिक्स लेनी होगी। अब इसके अंदर हमें पता है दो कॉजेज़ होती थी हमारी इन्फेक्शियस, एक होते थे नॉन ओडोंटोजेनिक और एक होते थे ओडोंटोजेनिक। तो नॉन ओडोंटोजेनिक के अंदर जो आपने मेडिकेशंस लेनी है वो है एमॉक्सिल, फिर आ जाती है ट्राईमेथोप्रिम सल्फेक्सामेथाजोल, उसके अलावा आएगी ऑगमेंटिन जिसको हम एमॉक्सिलिन प्लस क्लेवोनेट कहते हैं, और फिर फोर्थ पे आ जाएगी एजिथ्रोमाइसिन और फिफ्थ पे आ जाएगी सेफोरिक्जिम। ये पांच एंटीबायोटिक्स आपने किस केस में लेनी है, जिस केस में नॉन ओडोंटोजेनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस हुआ हुआ। अगर ओडोंटोजेनिक रीजन है आपकी मैंने साइनसाइटिस की, तो उस केसेस में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स लेनी है, उस केस में तीन है, एक है पेनिसिलिन, दूसरी है क्लिंडामाइसिन और तीसरी है आपकी ये मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, तो ये उस केस में लेनी है जिस केस में ओडोंटोजेनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस हुआ हुआ है। अच्छा, फर्दर फिर नीचे आ जाते हैं, कहते हैं कुछ केसेस के अंदर जो है ना ये मेडिकेशंस लेने के बाद भी आपकी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल मतलब नहीं रिजॉल्व हो रही होती, तो उसके एज के अंदर आपने पुरुलेंट मटेरियल का कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्टिंग करनी है। मतलब क्या, मतलब कि आपने देखना है कि पस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया जो है वो ड्रेन हो रहा है, फिर उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंगली उस स्पेसिफिक आपने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है। अच्छा, नीचे यही बात उन्होंने की भी है। फर्दर कहते हैं कि 25% केसेस के अंदर क्या होता है कि ये जो आपके साइनसाइटिस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसर्स आपके बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर सिंपल पेनिसिलिन वगैरह का
एक्ट नहीं होता तो उनके उस केस में आपने कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देनी होती है। अब कम्बिनेशन कौन कौन सी हैं, एक है आपकी ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाजोल और दूसरी हमारे पास आ जाती है ऑगमेंटिन जिसके अंदर इमोक्सिल और क्लेवोनेट पोटेशियम आ जाता है। अच्छा, तो ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट की मेडिकेशन, इसमें सिर्फ इनके नाम देखने हैं ओडोंटोजेनिक और नॉन ओडोंटोजेनिक रीजंस वाले में। अच्छा, फर्दर नीचे आ जाएं तो अब कहते हैं अगर तो आपका एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस है तो कहते हैं वो काफ़ी पेनफुल होता है और वो काफ़ी वो सीरियस कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अभी हमने पीछे देखा है कि वो ऑस्टियोमाइलाइटिस और फिर हमने देखा था थ्रोम्बोसिस, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस वगैरह हो सकता है। तो उस केस के लिए कहते हैं आपको एग्रेसिव मेडिकल और सर्जिकल केयर चाहिए होती है। उस केस के पेशेंट को आपने मैक्सिलोफेशियल सर्जन की तरफ रेफर करवा देना। नीचे आ जाते हैं, फिर कहते हैं अगर आपकी क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस है तो क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस वो होता है जो कि बार बार रिकर कर रहा होता है और जिसको कोई भी ट्रीटमेंट जो है थोड़े टाइम के लिए असर करती है, देन दोबारा क्रॉनिक केस जो है वो रिटर्न कर जाता होता है। तो इस केस में कहते हैं तो आपने एलर्जी टेस्टिंग करानी है जिससे आपको पता लग सके कि क्या कॉज है कि बार बार साइनसाइटिस रिटर्न कर रहा है। दूसरा कहते हैं आपने नेजल और सेप्टल सर्जरी भी करनी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें जो भी एक्स्ट्रा डिब्रिस वगैरह प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा म्यूकोजल कोई म्यूकोजल आउटग्रोथ हो गई है जिसकी वजह से बार बार क्रॉनिक साइनसाइटिस हो रहा है, उसको हम सर्जरी करके उनको रिमूव करते हैं। और फिर आ जाएगा सर्जिकल डिब्राइवमेंट ऑफ द साइनसेस, वही चीज़ के मतलब हमने सर्जिकली अपनी साइनस को क्लियर करना है विद एनी काइंड ऑफ डिब्रेस या विद एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा म्यूकोजल आउटग्रोथ वगैरह। अच्छा, यही नीचे कहते हैं साइनस सर्जरी का गोल क्या होता है कि कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू साइनस कैविटी से रिमूव किया जाए और जो आपका ऑस्टियम है उसमें से नॉर्मल ड्रेनेज को अलाउ कराया जाए। यानी कि अब ऑस्टियम के सामने से जब आप सारा एक्स्ट्रा म्यूकोजा वगैरह और एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह डिब्रिस वगैरह को रिमूव कर लेंगे सर्जिकली तो आपकी जो ड्रेनेज है वो नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो प्रोसीजर है किस किस तरीके से हो सकता है, एक तो इसकी ओपन अप्रोच हो सकती है, दूसरा ये एंडोस्कोपी से हो सकता है। ओपन अप्रोच के लिए जो हम टेक्निक पढ़ते होते हैं साइनस की वो हम पढ़ते हैं कॉल्डवेल लूप प्रोसीजर, जिसके अंदर कहते हैं कि आपने वेस्टिब्यूल वाले रीजन से किनाइन फोसा और ये जो आपका फर्स्ट किनाइन फोसा, हाँ किनाइन के साथ जो एक फोसा होता है वहाँ से आपने इसका बोन को रिमूव करना होता है और आपने साइनस के अंदर एंट्री लेनी होती है। वहाँ जाके आपने जो भी एबनॉर्मल टिश्यू होगा या फॉरेन बॉडीज प्रेजेंट होगी साइनस के अंदर आपने उसको क्लियर करना है। उसके अलावा कहते हैं ऑस्टियोमिएटल रीजन को भी आपने इवेलुएट करना है और ओपन करना है। ऑस्टियोमिएटल रीजन कौन सा है, ऑस्टियम यानी कि जो साइनस की ओपनिंग थी वो, और मिएटल क्योंकि वो मिडल मिएटस में जाके ओपन होती थी नेजल कैविटी के, तो उसको हम ऑस्टियोमिएटल एरिया कह रहे हैं। कहते हैं वहाँ से आपने उसको सब एरिया को क्लीन कर देना है। फर्दर कहते हैं आपने डिपेंडेंट ड्रेनेज डेवलप करवानी है नोज के अंदर जाने के लिए। हमें अभी पता है ये ऑस्टियम किस जगह होता था, हमारी मिडिल वॉल पे 2/3 की लेंथ पे होता था, मतलब ऊपर की तरफ होता था। तो ये हमारी ये डिपेंडेंट ड्रेनेज नहीं थी, ये सिर्फ सिलिया की वजह से यहाँ पे ड्रेनेज पॉसिबल हो पाती थी। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक न्यू ड्रेनेज साइट बना देनी है जो कि आपकी फ्लोर ऑफ द साइनस पे प्रेजेंट हो और वहाँ से आपका जितना भी म्यूकस वगैरह बन रहा हो वो वहीं से ड्रेन हो जाया करे। तो आप इसके अंदर क्या करें, इस टेक्निक को हम एंट्रोस्टमी कह रहे हैं जिसके अंदर हम एक डिपेंडेंट ड्रेनेज साइट नोज की साइनस की बेस के ऊपर बना रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें हमने क्या पढ़ी, ये भी हमने पढ़ लिया ट्रीटमेंट पढ़ लिया क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस का जिसके अंदर हम ये सारी सर्जिकल डिब्राइवमेंट वगैरह करा रहे थे। अब फर्दर एक प्रोसीजर होता है साइनस लिफ्ट प्रोसीजर। साइनस लिफ्ट प्रोसीजर कब होना है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपकी साइनस जो है आपके जब अगर मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ एक्सट्रैक्ट हो जाए तो क्या होता है कि आपकी साइनस बहुत इनलार्ज हो जाती है और कहाँ तक आ जाती है, आपके एल्वियोलर रीजन की बेस तक आ जाती है। ठीक है, अब अगर कोई भी वहाँ पे आपने इम्प्लांट वगैरह लगाना है तो आप इम्प्लांट तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप उस साइनस को लिफ्ट ना कर दें। मतलब आप बोनी एरिया वहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलप करवाएंगे, वहाँ पे बोन ग्राफ्ट्स आप वगैरह प्लेस करेंगे और उससे क्या करेंगे, आप साइनस को थोड़ा सा लिफ्ट कराएंगे। ये हमारी एक प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी होती है, यानी कि आपने प्रोस्थीसिस इम्प्लांट लगाने से पहले ये सर्जरी करेंगे ताकि फिर बाद में आप कोई इम्प्लांट वहाँ पे प्लेस कर सकें। तो कहते हैं समटाइम्स क्या होता है, ये साइनस लिफ्ट प्रोसीजर की वजह से ही साइनस इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है। अब वो क्या क्या वजह बनती है, कहते हैं ये आपकी जो साइनस की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ड्रिंगर्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या रखना होता है, एक्चुअल में इस मेम्ब्रेन के नीचे हमने अपने कोई भी ग्राफ्ट प्लेस करने होते हैं। वो कहते हैं कोई ऑलोजेनिक बोन ग्राफ्ट हो सकते हैं, ऑटोलोगस बोन ग्राफ्ट हो सकते हैं, एलोप्लास्टिक मटेरियल हो सकते हैं, या इन सब का कम्बिनेशन हो सकता है जो कि आपने अपनी बोनी साइड को ओपन करके आपने ये सारे ग्राफ्ट जो है ना अपनी उस मेम्ब्रेन जो साइनस की मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस रखने होते हैं, मतलब उसके नीचे आपने भरने होते हैं और उस मेम्ब्रेन को आपने ऊपर की तरफ पुश करवाना होता है। ठीक है, अब कहते हैं इस दौरान ये कॉम्प्लिकेशन एक तो ये हो सकती है कि आपकी साइनस मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाए और वो क्या हो जाए, वो लेसरेट होने के साथ अवर्स हो जाए, मतलब एक तो फटे और दूसरा वो ज़रा सी घूम भी जाए। और दूसरा एक और क्या मसला हो सकता है, ये हो सकता है कि साइनस जो है वो ओवरफिल हो जाए, मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवरफिलिंग कर दें
कि जिसकी वजह से साइनस मेम्ब्रेन जो है वो ओवरफिल हो जाए, जिसकी वजह से फर्दर क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। अच्छा, अब इससे क्या होगा, कहते हैं अगर आपकी साइनस मेम्ब्रेन की डिस्ट्रप्शन हो जाती है ना, तो 5 चीज़ें हो सकती हैं जो कि नीचे मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट क्या होता है, कहते हैं अगर आपकी साइनस मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो आपका जो ग्राफ्ट मटीरियल है वो साइनस के लिए ओपन हो जाता है, और वहाँ पे साइनस के अंदर हमें पता है हमारा नेजल बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, तो सारा वो जो नेजल बैक्टीरियम है वो उस ग्राफ्ट मटीरियल की कॉन्टेमिनेशन करवा सकता है। तो फर्स्ट चीज़ जो खराब उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन में हो सकती है साइनस लिफ्ट प्रोसीजर के अंदर, वो ये हो सकता है कि आपके ग्राफ्ट मटीरियल की कॉन्टेमिनेशन हो जाए नेजल बैक्टीरिया से, जब आपकी साइनस मेम्ब्रेन रप्चर हो गई भी है। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, सेकंड चीज़ ये हो सकती है, ये जो ग्राफ्ट साइनस ग्राफ्ट का मटीरियल था या ये जो भी इम्प्लांट्स थे, ये आपकी साइनस के अंदर ही फ्रीली डिसलॉज हो जाए, और जब वो फ्रीली आपकी साइनस के अंदर डिसलॉज हो जाएंगे तो वो एज अ क्या एक्ट करेंगे, एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट करेंगे, और वहाँ पे साइनस के अंदर फॉरेन बॉडी रिएक्शन आ सकता है टू दी साइनस ग्राफ्ट मटीरियल्स। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि सिंपली कहते हैं इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो आपने ग्राफ प्लेस किया था, अब इसके ऊपर अगर बैक्टीरिया आके एक्ट करने लग जाएगा तो उस एरिया के अंदर आपकी, जहाँ पे आपने साइनस लिप प्रोसीजर करवाने के लिए आपने ये साइनस ग्राफ प्लेस किया हुआ है, उस एरिया में आपका इन्फेक्शन अराइज हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, कहते हैं आपका हाँ, ये जो आपका मटेरियल था ये जाके कहाँ जाके बैठ जाए, आपके ऑस्टियम वाले रीजन में जाके चला जाए, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी चाहिए ड्रेनेज वगैरह होगी, नॉर्मल ड्रेनेज, वो क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं अगर आपका साइनस ग्राफ्ट का मटेरियल या साइनस म्यूकोजा का कोई भी मटेरियल जो कि लेसरेट हुआ था, वो अगर आपकी ड्रेनेज साइड पे चला जाएगा तो आपकी जो ड्रेनेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, और फर्दर एक और चीज़ भी हो सकती है, कहते हैं अगर आपकी लेसरेटेड साइनस होती है, मतलब वही जो अगर आपकी साइनस फट गई और वो लेसरेट हो गई, तो उसने क्या करना है, उससे भी आपका जो नॉर्मल एपिथेलियल सिलियरी फंक्शन था ना, वो भी इम्पीड हो सकता है, यानी कि सिलिया जो नॉर्मली आपकी म्यूकोजल साइनस वॉल पे कर रहा था, वो उसकी इम्पेडिमेंट आ सकती है और आपका सिलिया जो है वो मूव करना रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपकी अगेन ड्रेनेज जो है वो खराब हो जाएगी। तो 5 थिंग्स जो कि पॉसिबल हो सकती हैं आपकी साइनस मेम्ब्रेन लिफ्ट के प्रोसीजर के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अच्छा, अब इसको भी किस तरीके से ट्रीट करना है, कहते हैं एक तो आपने इन्फेक्शन कंट्रोल करवाना है, जो भी अगर इन्फेक्शन हो गया हुआ है उसका इन्फेक्शन कंट्रोल हम किस तरीके से कराएंगे, वो एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे और जो ऊपर ट्रीटमेंट पड़ी हैं वो करेंगे। उसके अलावा कहते हैं कि जो भी कॉन्टैमिनेटेड या डीवाइटलाइज ग्राफ्ट मटीरियल होगा उसको आपने सर्जिकली रिमूव करवाना है, और कहते हैं आपका जो भी एरिया होगा ओवरफिल्ड हुआ होगा ग्राफ्ट का, उसको आपने डीबल्क करवाना है। ठीक है, ये किस तरीके से हो सकता है, ये भी आपका कॉर्डवेट लूप प्रोसीजर से होगा, लेकिन इसके प्रोसीजर के अंदर आपने लेटरल साइनस अप्रोच अप्लाई करनी है, मतलब लेटरल साइड से आपने साइनस के अंदर एंटर होना है और उस सारे एरिया को क्लीन करवाना है। दूसरा हम और क्या कर सकते हैं, एंडोस्कोपी भी हो सकती है, तो कहते हैं नेजल एक्सेस के साथ एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी हो सकती है। तो एक होती है हमारी ओपन सर्जरी और दूसरी हमारी एंडोस्कोपिक सर्जरी इसके अंदर परफॉर्म हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है एंट्रल सूडोसिस्ट। तो यहाँ पे हमने 3 टर्म्स को पढ़ना है, एक आती है सूडोसिस्ट, म्यूकोसील और फिर आती है रिटेंशन सिस्ट। तीनों के ऊपर एक एक मार्क का यूक्यू आ सकता है। ठीक है, अब ये इन तीनों के अंदर ही ना आपकी फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जानी है अंडरनीथ दी साइनस एपिथेलियम। और तीनों में क्या फ़र्क है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एंट्रल सूडोसिस्ट। कहते हैं एंट्रल सूडोसिस्ट तब डेवलप होती है जब भी आपकी साइनस म्यूकोजा के नीचे सीरम एक्युमुलेट हो जाए। ठीक है, तो इसकी जो की वर्ड है वो सीरम है। अब जो भी एंट्रल सूडोसिस्ट होती है उसके अंदर ये बस ध्यान रखना है कि वहाँ पे साइनस म्यूकस नहीं बल्कि एक्युमुलेट हो रहा, बल्कि वहाँ पे सीरम एक्युमुलेट हो रहा है। और सीरम किस तरीके से आता है, कहते हैं अगर आपकी साइनस की इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस लाइनिंग की वजह से वहाँ पे सीरम इकट्ठा हो जाएगा। और कहते हैं इसकी ट्रीटमेंट कोई खास नहीं है, खुद ही विद टाइम जो है सारे जो इसके जो क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और जो इसका अपेयरेंस होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। तो एंट्रल सूडोसिस बहुत ही सिंपल सी थी। एक तो कहते हैं आपको 2 to 10% ऑफ द रेडियोग्राफ्स के अंदर ये नजर आएगी। कैसी नजर आएगी, रेडियो ओपेसिटी सी नजर आएगी, एक ओवर ग्रोथ सी नजर आएगी। ठीक है, दूसरा क्या था, इसके अंदर सीरम एक्युमुलेट हुआ था जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है साइनस म्यूकोसील। अब म्यूकोसील कब डेवलप होती है, कहते हैं ये एक सिस्टिक लीजन है जिसकी सराउंडिंग में आपकी साइनस की एपिथेलियम होगी। ये तब डेवलप होती है जब भी साइनस की कोई सर्जरी हुई, जैसे अभी हमने पीछे सर्जरीज का पढ़ा है, साइनस की क्लियरेंस की, डीबल्किंग की कोई सर्जरी हुई है। उसके बाद क्या होता है कि सम टाइम्स जो साइनस लाइनिंग होती है वो अपने मेन साइनस मेम्ब्रेन के पोर्शन से थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है। मतलब कि आप इमेजिन करें कि एक गुब्बारा है, उसकी एक लाइन जो है वो थोड़ी सी अपने बाकी मेन पोर्शन से सेपरेट हो गई और एक गुब्बारे के अंदर एक छोटा सा गुब्बारा बन गया। ठीक है, अब वो छोटा सा गुब्बारा बना है, यानी कि जो छोटी सी कैविटी बनी है वो हमारी सिस्टिक लीजन होगा, और वहाँ पे क्या होगा, हमारा म्यूकस से फिल्ड होगा ये कैविटी, ये साइनस। ठीक है, अब साइनस म्यूकोसील के अंदर क्या बातें याद रखने वाली हैं कि इसके अंदर तो एक तो म्यूकस है, दूसरा ये कब डेवलप हो रहा है कि जब भी सर्जरी हो रही है और आपकी साइनस लाइनिंग मेन पोर्शन ऑफ द साइनस से
थोड़ी सी सेपरेट हो रही है और वहाँ पे एक सिस्टिक लेजन बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम, इसके और भी फर्दर नेम्स हैं, सर्जिकल सिलिएटेड सिस्ट भी कहते हैं या पोस्ट ऑपरेटिव मैक्सिलरी सिस्ट भी इसको कहते हैं। अब ये जो सिस्ट है कहते हैं समटाइम्स एक्सपेंड हो सकती है फर्दर और क्या कर सकती है, आपकी साइनस की वॉल को इरोड कर सकती है। मतलब ये जो है ये इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये इनलार्ज हो। तो ऊपर वाली क्या थी, वो खुद ही से उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो थे वो रिजॉल्व हो रहे थे, जबकि ये क्या करती है, ये इरोड होनी है, ये इनलार्ज होनी है। फर्दर कहते हैं आपने इसको, इसकी बायोप्सी वगैरह ले लेनी है ताकि आप इसको एग्रेस ट्यूमर्स वगैरह से डिफ्रेंशिएट करवा सकें। थर्ड हमारे पास आ जाता है रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट सिंपली जैसे हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह में भी पढ़ते हैं, ये क्या होता है कि जो भी आपकी एपिथीलियम है और उसके अंदर हमारे म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उन म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स ने फर्दर, म्यूकस ने कहाँ जाना होता है, डक्ट्स में जाना होता है, और फिर डक्ट से वो आपकी साइनस के अंदर रिलीज हो रहा होता है। उन डक्ट्स के अंदर अगर किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, म्यूकस सक्रीटिंग ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो वहाँ पे आपका जो म्यूसिन इकट्ठा होने लग जाता है, उसकी सराउंडिंग में क्या होगा, डक्ट्स की एपिथीलियम ही होगी, ठीक है। उस जो रिटेन्ड म्यूसिन होता है उसको हम रिटेंशन सिस्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। ये भी कहते हैं एक ट्रू सिस्ट ही होता है और एक बिल्कुल ही स्मॉल सा लीजन होता है जो कि कभी रेडियोग्राफ्स में नजर आता है, कभी रेडियोग्राफ्स में नहीं भी नजर आता है, क्योंकि इतना स्मॉल होगा, क्योंकि डक्ट्स की भी सॉरी ग्लैंड्स की भी डक्ट्स के अंदर ये थोड़ा थोड़ा रिटेंशन सिस्ट वगैरह बन रहा होता है, ठीक है। तो रिटेंशन सिस्ट क्या था, सिंपली आपकी म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स के डक्ट्स के अंदर कोई ब्लॉकेज था जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूसिन इकट्ठा होने लग गया और सराउंडिंग में एपिथेलियम था, तो एक ट्रू सिस्ट बन गई। तो ये तीनों जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन रेडियोग्राफिकली ये आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सी नज़र आ रही होती हैं, और इनके ऊपर डिफरेंस जो है वो आ सकता है और इनके ऊपर यूक्यू भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है कि कोई भी ओरल सर्जरी हो रही है उसकी कॉम्प्लिकेशन में आपकी स्मैक्सिस साइनस जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। अब ये चीज़ें हमने वैसे पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ी हुई हैं। अब कहते हैं समटाइम्स क्या होता है कि आप कोई दांत को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और दांत का कोई सेगमेंट, रूट का सेगमेंट या कोई इंस्ट्रूमेंट का फ्रेगमेंट जो है वो आपकी साइनस के अंदर डिस्प्लेस हो जाए, तो एक कॉम्प्लिकेशन तो ये है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि ड्यूरिंग एनी एक्सट्रैक्शन या ड्यूरिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर आपकी ओरल कैविटी और मैक्सिलरी साइनस के दरमियान में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए, यानी कि एक फिस्टुला डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये दो मेजर हमारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ऑफ ओरल सर्जरी ड्यूरिंग एनी ट्रीटमेंट इन पोस्टीरियर मैक्सिला, ठीक है। अब कहते हैं अगर तो कोई टूथ पोर्शन या कोई रूट फ्रेगमेंट या कोई ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो गया हुआ आपकी साइनस के अंदर, तो दो तीन तरीके हैं उसको निकालने के। कहते हैं पहला तो ये है कि जो ऑफ कोर्स जिस ओपनिंग के थ्रू वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, आप उस ओपनिंग को ही थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं और किसी स्मॉल फोर्सेप्स से उस टूथ को या उस ऑब्जेक्ट को पिक करके बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम उस साइनस को अच्छे से इरीगेट करेंगे विद सलाइन, और इरीगेट करने के बाद हम हेवी सक्शन करवाएंगे, तो हो सकता है सक्शन से ही वो जो टूथ पार्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट का पार्ट गया है वो इजेक्ट होकर बाहर आ जाए। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं अगर ये सब कुछ भी नहीं होता देन हम ओपन सर्जरी करेंगे जिसके अंदर हमने कार्डवेट लूप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करवाएंगे। अच्छा, ये तो हमने देखा ये किस केस में हम करें, जिस केस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अंदर चला गया हुआ था और उसको रिमूव करवा रहे थे इन तीन चीज़ों के, इन तीन प्रोसीजर से। अब दूसरी कॉम्प्लिकेशन हमारी क्या थी, साइनस की परफोरेशन, यानी कि साइनस की कम्युनिकेशन डेवलप हो गई है ओरल कैविटी के अंदर। वो किस किस वजह से हो सकती है, उसकी भी 6 रीजंस हैं। कहते हैं अगर आपके मैक्सिलरी मोलर रूट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जेंट होती हैं, तो चांसेस होते हैं कि वो आपकी मैक्सिलरी साइनस के अंदर क्या की हुई हो, न्यूमेटाइज हुई हुई हो आपकी मैक्सिलरी साइनस उसकी सराउंडिंग में। तो उन मैक्सिलरी मोलर्स की एक्सट्रैक्शन के दौरान साइनस की ओपनिंग क्रिएट हो सकती है। उन मैक्सिलरी मोलर्स को हमें हमेशा किस तरीके से निकालना चाहिए, सर्जिकली निकालना चाहिए। अगर आप उनको नॉन सर्जिकल तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, क्लोज टेक्निक से निकालने की कोशिश करेंगे, तो चांसेस होते हैं कि साइनस की ओपनिंग क्रिएट हो जाए। फर्दर कहते हैं कि जो आपका ई डेंचुलस एल्वियोलर प्रोसेस होता है वहाँ पे अगर किसी किस्म की एक्सट्रैक्शन हो रही होगी तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि आपकी मैक्सिलरी साइनस न्यूमेटाइज होकर काफ़ी नीचे तक आई हुई हो, तो उस केस के अंदर भी मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग क्रिएट हो सकती है। तीसरा कहते हैं कि अगर आपकी किसी भी दांत की एबनॉर्मली लॉन्ग रूट्स हैं तो वो भी साइनस के अंदर गई हुई होती हैं, पेनिट्रेट की हुई होती हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन करेंगे देन अगेन ओपनिंग होगी। फोर्थ में हमारे पास आ जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई पेरी एपिकल लीजन था किसी टूथ का जिसने क्या किया हुआ है, साइनस मेम्ब्रेन को परफोरेट कर दिया हुआ है, और जब आप उस दांत को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पेरिएपिकल लीजन की वजह से ऑलरेडी साइनस ओपनिंग क्रिएट हुई भी होगी। फिफ्थ पे क्या आ सकता है, कहते हैं कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपने ख़राब तरीके से यूज़ किया, इनजूडियस उसका इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जिसने आपके फ्लोर से क्या किया, ऊपर जाके वो आपकी साइनस मेम्ब्रेन के फ्लोर को जाके उसने रप्चर करवा दिया। सिक्स्थ ये हो सकता है, कहते हैं आप अटेम्प्ट कर रहे थे किसी रूट
पोर्शन को रिट्रीव करवाने की और उस रूट पोर्शन को रिट्रीव कराने की वजह से आपने साइनस मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया। और लास्ट में वापस आ सकता है कि कोई लार्ज सिस्टिक लीजन प्रेजेंट था साइनस के फ्लोर पे, जिसको आप रिमूव करवाए थे, जिसकी वजह से क्या हुई, साइनस की परफोरेशन हो गई। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट एक जैसी सी हैं, इनमें से दो चार भी याद कर लें तो उनको ही उन्होंने उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। तो ये क्या थी, दूसरी कॉम्प्लिकेशन थी जिसके अंदर आपकी ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन डेवलप हो गई ओरल कैविटी और साइनस के दरमियान में। अब इसकी जो ट्रीटमेंट्स है ना वो अब नीचे आ जाती हैं। अब ओरो एंट्रल कम्युनिकेशंस को क्लोज करने की दो ट्रीटमेंट्स होती हैं, एक होती है इमीडिएट ट्रीटमेंट और एक होती है डिलेड ट्रीटमेंट। ये दोनों डिपेंड करती हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ ओपनिंग हुई है, तो उस चीज़ पे भी ये बात डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से यू क्यू आते होते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, फर्स्ट तो कहते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है कि आप कोशिश करें कि साइनस परफोरेशन हो ही ना, साइनस एक्सपोजर हो ही ना, जिसके लिए कहते हैं आपने हाई क्वालिटी रेडियोग्राफ्स लेने हैं और पहले से ही देख लेना है कि अगर कोई एक्सेसिवली न्यूमेटाइज साइनस है या कोई बहुत ही वाइडली डाइवर्जेंट रूट्स पड़ी हुई हैं तो उनको आपने किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करवाना है, उनको आपने ओपन सर्जिकल टेक्निक से रिमूव करवाना है और टूथ को सेक्शन करके देन आपने उन दांतों को रिमूव करना है। ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं साइनस एक्सपोजर हो गया, परफोरेशन हो गई, तो जो लीस्ट इन्वेजिव थेरेपी होती है वो ये होती है कि आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपकी साइनस ओपन हुई है अगर तो वो बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल ओपनिंग है, और दूसरा अगर साइनस जो है वो डिजीज़ फ्री है। ठीक है। तो आपकी मेजर एफर्ट ये होनी चाहिए कि आपकी जो एक्सट्रैक्शन साइट है वहाँ पे आपने ब्लड क्लॉट को इस्टेब्लिश करवाना है। ठीक है। वहाँ पे क्लॉट बन जाए, उस क्लॉट के ऊपर आपने क्या करना है कि जौन सी भी आपकी ऑफकोर्स एक्सट्रैक्शन के बाद जो दोनों साइड का म्यूकोजा होगा, बक्कल साइड का, पैलेटल साइड का, उन दोनों सॉफ्ट टिश्यूज़ को आपने रिप्लेस करके स्विचर लगा देना है। ठीक है। इस केस के अंदर आपने स्विचर लगाया और ऊपर कहते हैं आपने वेट गॉज रख देना है और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वहाँ पे 1 to 2 आवर्स तक उसने गॉज को रखे रहने देना है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हमने सिंपली ब्लड क्लॉट इस्टेब्लिश करवाया अपनी एक्सट्रैक्शन साइट पे, उसको ऊपर से स्विचर कर दिया अपने सॉफ्ट टिश्यू को और उसके ऊपर गॉज रख दिया फॉर 1 to 2 आवर्स। फर्दर हमने पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है इसके अंदर। हमने पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि पेशेंट ने एक तो ना नेज़ल प्रिकॉशंस अप्लाई करनी है फॉर 10 to 14 डेज। अब नेज़ल प्रिकॉशंस क्या होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेज़ल प्रिकॉशंस के अंदर आ जाएगा, कहते हैं कि जब भी स्नीज़ करना है तो मुंह खोल के स्नीज़ करना है ताकि नाक में से प्रेशर ना आए। ठीक है। नाक में से अगर स्नीज़ करेगा तो क्या होगा, नाक का नेज़ल कम्युनिकेशन होता है विद मैक्सिलरी साइनस और फिर मैक्सिलरी साइनस के अंदर प्रेशर जाएगा, वो प्रेशर कहाँ से रिलीज़ होगा, आपके अगेन जो साइनस परफोरेशन हुई है मुंह के अंदर से वहाँ से रिलीज़ होगा। ठीक है। तो जब भी स्नीज़ करनी है तो कोशिश करनी है मुंह से करें, तो माउथ ओपन करके स्नीज़ करनी है। सेकंड क्या करना है, कहते हैं स्ट्रॉ से कभी भी सक नहीं करना। हमें पता है स्ट्रॉ से सक करने से क्या होता है कि हमारा जो क्लॉट बना होता है वो डिसलॉज हो जाता है, तो अगेन हमारी ओपनिंग इस्टेब्लिश हो जाएगी। तीसरा, सिगरेट्स नहीं पीनी। अब सिगरेट का भी वही इफेक्ट है जो कि स्ट्रॉ का इफेक्ट है। चौथा क्या करना है, नोज अवॉइड नोज ब्लोइंग, वही चीज़ है, यानी कि नोज से ब्लो नहीं करना। नोज से ब्लो करने से क्या होगा, वो नोज का जितना भी एयर प्रेशर है वो आपकी मैक्सिलरी साइनस में जाएगा एंड देन उससे क्या होगा, क्लॉट आपका डिसलॉज हो जाएगा। और फर्दर कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ अवॉइड करनी है जिससे नेजल प्रेशर और ओरल कैविटी का जो प्रेशर है उसके अंदर चेंजेस आए। ठीक है। तो 5 थिंग्स आ जाती हैं हमारी नेजल प्रिकॉशंस के अंदर जो कि हमने 10 to 14 डेज तक ऑब्जर्व करवानी है। एक ओपनिंग, माउथ ओपनिंग के साथ स्नीजिंग, दूसरा स्ट्रॉ की सकिंग नहीं करनी, सिगरेट्स की सकिंग नहीं करनी, नोज ब्लोइंग नहीं करनी। उसके अलावा कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना जिसके अंदर आपकी नेजल पैसेज और ओरल कैविटी के अंदर प्रेशर में चेंज आ जाए। इसके अंदर हमारी स्पिटिंग भी आ जाएगी, ज़ोर ज़ोर से स्पिट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई नेजल प्रिकॉशंस। फर्दर आपने मेडिसिन कौन सी देनी है, कहते हैं आपने उसको एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक में हमने पेनिसिलिन दे दी, उसके अलावा हमने एंटीहिस्टामिन्स देनी है। एंटीहिस्टामिन्स इसलिए ताकि एलर्जिक रिएक्शंस ना हो और एलर्जिक रिएक्शन से फिर वो स्नीज वगैरह ना करे। और तीसरी जो चीज़ हमने देनी है वो उसको हमने देनी है नेजल सिस्टैमिक डीकंजेशंस फॉर 7 to 10 डेज। सिस्टैमिक डीकंजेशंस क्या करेंगे, हमारी सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देंगे, मैक्सिलरी और नेजल सिक्रीशंस को। तो उससे क्या होगा कि हमारी ऑफ कोर्स हीलिंग में इफेक्ट आएगा, जितनी कम सिक्रीशंस होंगी उतनी कम ड्रेनेज वगैरह होगी, तो जो हीलिंग है वो अच्छी हो जाएगी। अच्छा, कहते हैं मोस्ट पेशेंट्स जो हैं आपके इन ही प्रिकॉशन से साइनस परफोरेशन जिनकी हुई भी होती है वो हील कर जाते हैं। कहते हैं अगर 3 से 4 दिन बाद भी पेशेंट को फील हो कि उसकी माउथ में से एयर लीक हो रही है या उसकी नोज में से फ्लूइड लीक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी ओपनिंग दोबारा से इस्टेब्लिश हो गई भी है। ठीक है। ऑफकोर्स अगर मुंह में से, दांत वाले रीजन में से एयर आ रही है तो मतलब कि नोज से एयर आ रही है, और अगर नोज में से फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो मतलब क्या है कि वो ओरल कैविटी से फ्लूइड आपकी नेजल कैविटी में जा रहा है। ठीक है। तो अब इस केस के अंदर कहते हैं कि अगर आपकी थोड़ी सी लार्जर परफोरेशन है तो आप उसको कवर कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ फ्लैप एडवांसमेंट। ठीक है। वो आप क्या करेंगे, आप अपनी बक्कल साइड से फ्लैप उठाएंगे और उस फ्लैप को आप लाके कवर कर देंगे किस जगह, अपने जो ओपनिंग है उसके ऊपर। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं
फ्लैप एडवांसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, बक्कल साइड से फ्लैप उठाया और एक्सट्रैक्शन साइड के ऊपर लाके हमने कवर कर दिया और प्राइमरी क्लोजर के लिए उस एरिया को छोड़ दिया ताकि आपके जो साइनस ओपनिंग है वो हील हो सके। अभी इसका बहुत ही अच्छा सा उन्होंने नीचे डायग्राम में सारा समझाया हुआ है 20.16 के अंदर। उन्होंने वेस्टिबुलर रीजन से बक्कल साइड तक उन्होंने एक फ्लैप को रेस किया है। ठीक है, फिर देखो तो उन्होंने बोन को कट किया, एच के अंदर और डी के अंदर फ़र्क आपको नजर आएगा कि जो भी बक्कल बोन है उसको उन्होंने एक्साइज किया है ताकि वो फ्लैप एडवांस होके आपकी पेरिटल साइड तक जा सके। ठीक है, पेरिटल सॉफ्ट टिश्यू के साथ जाकर उन्होंने फिर उसको स्विचर कर दिया। तो ये क्या है, ये बक्कल फ्लैप एडवांसमेंट का प्रोसीजर है जो कि किस केस के अंदर करना है, लार्जर परफोरेशन के अंदर, और जिसके अंदर वो इमीडिएट ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये सिंपल इतनी सी बात थी। फिर कहते हैं कि जो भी बक्कल फ्लैप होना चाहिए उसकी ब्रॉड बेस होनी चाहिए और वो टेंशन फ्री होना चाहिए, और उसका जो भी नीचे का पेरियोस्टियम है आपने उसको इंसाइज कर देना है ताकि वो अच्छे से आके आपकी पेरिटल सॉफ्ट टिश्यू के साथ एडहेयर हो सके। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी इमीडिएट ट्रीटमेंट, बहुत ही सिंपल सिंपल सी। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं ओरोएंट्रल फिस्टुला की डिलेड ट्रीटमेंट्स। अब डिलेड ट्रीटमेंट्स के अंदर क्या है, कहते हैं अगर तो आपकी ओरोएंट्रल फिस्टुला जो है ज़रा लार्ज डेवलप हो गया हुआ, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उस साइनस के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो इन्फेक्शन को किस तरीके से ट्रीट करना है, कहते हैं आपने अपनी साइनस को और फिस्टुला को बहुत ही अच्छे से ड्रेन करना है, यानी कि इरीगेट करना है। ठीक है, दूसरा हमने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करानी है, तीसरा हमने डिकंजेस्टेंट्स देने हैं, और लास्ट में कहते हैं कि आप कोई टेम्प्रेरी अप्लायंस बना के वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि फूड जो है वो आपका मैक्सिलरी साइनस को कॉन्टैमिनेट ना करे। अप्लायंस किस तरीके की हो सकती है, जिस तरह से कोई डेंचर होता है ना, उसी तरीके का एक छोटा सा अप्लायंस आप पहन सकते हैं जो कि आपकी ओपनिंग को कवर करे, जिससे आपका फूड या ओरल कंटेमिनेंट्स आपकी साइनस के अंदर ना आ जाए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम देख रहे हैं कि कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन वगैरह जो है अगर साइनस में, उसको हमने एलिमिनेट करवाना है, क्योंकि अब डिलेड ट्रीटमेंट है तो चांसेस होते हैं कि साइनस के अंदर इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो चुका हो। अच्छा, फर्दर हमने क्या करना है, फर्दर हमने कहते हैं अपनी फिफ्थ पॉइंट पे हम कहेंगे कि हमने कोई भी अगर कोई रिमूव डिजीज टिश्यू था तो हमने उसको रिमूव करवाना है विद दी कॉलवेट लूप प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा अब नीचे आ जाते हैं तो कहते हैं फर्दर आपने उसको क्लोज करने से पहले ये देखना है कि अगर कोई टीथ जो हैं वो फिस्टुला की प्रॉक्सिमेशन में पड़े में और उनकी जो रूट्स हैं वो साइनस तक जा रही हैं। ठीक है, तो आपने उन दांतों को भी एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बाद में दांत निकलेंगे तो दोबारा से क्या होगा, दोबारा से ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो साइनस मेम्ब्रेन है वो रूट्स के पास तक आई हुई है। तो आपने उन दांतों को भी एक्सट्रैक्ट करवाना है बिफोर दी फर्दर डिलेड ट्रीटमेंट। अब क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं ओरोएंट्रल फिस्टुला को क्लोज करने के, तो 3 मेथड्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं, बल्कि 4 होते हैं, चौथा जो आगे आएगा। पहला है बक्कल फ्लैप एडवांसमेंट, जो कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा है पैलेटल फ्लैप एडवांसमेंट, यानी कि यहाँ पे हमने पैलेटल साइड से फ्लैप उठाएंगे। तीसरा है पैलेटल एंड फेशियल, मतलब फेशियल वही बक्कल, पैलेटल एंड फेशियल फ्लैप ओवर अ मेम्ब्रेन ऑफ एलोप्लास्टिक मटेरियल, यानी कि बीच में आप कोई एलोप्लास्टिक मटेरियल रखेंगे और उसके ऊपर अपने फ्लैप्स को क्लोज कर देंगे। किस तरीके से करेंगे ये भी हम आगे डिटेल में देखते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है जिसके नाम पेडिकल फ्लैप्स यूज़ करे होते हैं, वो यहीं पे लिख लेते हैं, आगे भी जाके आएगा। पेडिकल फ्लैप्स क्या होते हैं, पेडिकल फ्लैप्स वो होते हैं जो कि आपने किसी दूसरे रीजन से उठा के लेके आने होते हैं। ये तो वो वाले फ्लैप्स है ना जिनको सिर्फ आप एडवांस कर रहे हैं, एक तरफ बक्कल साइड से उठा लेंगे, एक तरफ पेलेटल साइड से उठा लेंगे। जो पेडिकल फ्लैप्स होते हैं वो या तो आप टंग से लेते हैं या आप अपने टेम्पोरालिस मसल से उठाते हैं और उनको वहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये चौथा प्रोसीजर होता है। फर्दर हम यहाँ पे एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। ठीक है, एंडोस्कोपी से भी क्लोजर करा सकते हैं। तो फिफ्थ में हम एंडोस्कोपी भी लिख लेते हैं अगर हमने यूक्यू में लिखना होगा। अच्छा, तो पहले आ जाएगा बक्कल फ्लैप प्रोसीजर का फुल डिटेल आती है, तो वो तो वही है जैसे हमने ऊपर पढ़ी है। ठीक है, कहते हैं अब अगर आपका कोई क्रॉनिक फिस्टुला है तो फिस्टुला के अंदर क्या हो जाता है, फुल आपकी एपिथीलियल लाइनिंग आ जाती है। ठीक है, मतलब अगर आप फिस्टुला एक्चुअल में होता क्या है कि दो ओपनिंग्स है ना, उनके दरमियान में भी आपकी एपिथीलियल लाइनिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि आपका एपिथीलियम नेजल कैविटी से, सॉरी, मैक्सिलरी कैविटी से लेके ओरल कैविटी के दरमियान तक फुल एक एपिथीलियस वाला ट्रैक बन जाएगा, जो कि अगर हम देखें ए के अंदर 20.17 के अंदर ए में देखो तो पिंक लाइनिंग जो है वो थ्रू एंड थ्रू बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो पिंक एपिथीलियम है आपने इसको डिटैच करवा के साइनस के अंदर रिट्रैक्ट करवा देना है। अब सी के अंदर देखो तो क्या हुआ है, दोनों तरफ से साइनस की जो एपिथीलियल लाइनिंग थी उसको हमने डिटैच करा के साइनस के अंदर ही इवेट करवा दिया हुआ है। ठीक है, एक तो आपने उस एपिथीलियम को एक्सरसाइज करके एलिवेट करके अपनी साइनस के अंदर इन्वर्ट करवाना है। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ वही है जो अभी हमने पहले पढ़ी है, आपने पेरियोस्टियम को भी उठाना है, आपने बक्कल साइड से फ्लैप को भी वेस्टिब्यूल वाले रीजन से उठा के उसको आगे ला के अपनी पैरेटल साइड पे ला के स्विचर कर देना है। हमेशा फ्लैप इतना बड़ा उठाना है ताकि वो आपकी बोनी
एरोड बोन के ऊपर आके सुचर ना हो रहा हो, बल्कि आपकी पेरिटल साइड पे जो आपकी नॉर्मल बोन है उसके पास जाकर सुचर हो रहा हो। ठीक है, बस इसके अंदर जो खास बात थी वो ये थी, क्रॉनिक फिस्टुला है तो उसकी अपने एपिथेलियम को एक्सरसाइज कराना था। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे नीचे आ जाए तो पेरिटल फ्लैप आ जाता है। तो पेरिटल फ्लैप की क्या एडवांटेजेस हैं, कहते हैं यहाँ पे जो आप फुल थिकनेस पेरिटल फ्लैप लेंगे उसका एडवांटेज एक तो ये है कि यहाँ पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू को एलिवेट करवा सकते हैं, जो कि एक तो थिक भी होगा, हमें पता है पेरिटल टिश्यू जो होता है वो ज़्यादा थिक होता है, और दूसरा कहते हैं थिकनेस के साथ साथ उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी मेंटेन रहती है पेरिटल वेसल्स से। तो दो फायदे तो ये हो गए कि एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू आप ले सकते हैं, दूसरा उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। तीसरा एक और इसका फायदा ये है, कहते हैं कि ये जो टिश्यू होता है वो थिक होता है और केराटिनाइज टिश्यू होता है, जो कि रिजेंबल कर रहा होता है यहाँ के एल्वियोलर बोन वाले टिश्यू से। ठीक है, यहाँ पे जो क्रेस्टल रिज वाला टिश्यू होता है वो भी थिकर होता है, तो ये जो है ना ये उससे ही रिजेंबल कर रहा होता है, जबकि हमारा जो बक्कल वेस्टिब्यूल वाला जो टिश्यू था वो थोड़ा सा थिन होता है और लेस केराटिनाइज होता है। तो ये इसके दो तीन एडवांटेजेस हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है पेरिटल फ्लैप का, कहते हैं जब आप लार्जर अमाउंट ऑफ टिश्यू उठाते हैं तो लार्जर अमाउंट ऑफ बोन एक्सपोज हो जाती है आपकी पेरिटल साइड पे। ऑफकोर्स पेरिटल साइड से अगर आप टिश्यू उठा रहे हैं तो पेरिटल बोन तो एक्सपोज होगी, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ बोन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे एक्सपोजर हो जाता है उसका। ठीक है, बाकी बस इसका ख्याल यहाँ पे ये रखना है, कहते हैं जो भी आपने फ्लैप उठाना है अगेन वो बड़े साइज का उठाना है, ताकि आप उसको फ्लैप को प्रॉपरली रोटेट करके अपने इस जो आपका डिफेक्ट है उसके ऊपर ला के उसको क्लोज कर सकें। फिर कहते हैं जो पेरिटल डिफेक्ट होता है वो खुद ही इवेंचुअली आपकी ग्रैनुलेशन टिश्यू से और सेकेंडरी एपिथेलाइजेशन से वो एरिया जो है वो क्लोज हो जाता है। फिर कहते हैं कि आपने इस फ्लैप के ऊपर एक टेम्प्रेरी ऑब्चुरेटर पहन लेना है। टेम्प्रेरी ऑब्चुरेटर वही है जो टेम्प्रेरी अप्लायंस है, जो कि डेंचर लाइक चीज़ होगी, आपने उस अपने सर्जरी वाली साइड के ऊपर पहन लेनी है, ताकि उस सर्जिकल साइड के ऊपर बार बार कोई फूड कॉन्टामिनेट्स ना लगे, तो वो आपका ऑब्चुरेटर हो जाता है। अच्छा, ऑब्चुरेटर के नीचे कहते हैं कि आपने सॉफ्ट टिश्यू कंडीशनर भी लगा लेना, ताकि जो आपके सॉफ्ट टिश्यू को प्रिजर्व रखे अंडर दी ऑब्चुरेटर। ठीक है, अब तीसरी सर्जरी आ जाती है। तीसरी सर्जरी के अंदर हमने थोड़ा सा टिश्यू, थोड़ा सा फ्लैप हमने फेशियल साइड से भी उठाना है, थोड़ा सा फ्लैप हमने पेरिटल साइड से भी उठाना है, और जो आपका बोनी डिफेक्ट होगा उसके ऊपर हमने किसी किस्म का एलोप्लास्टिक मटेरियल प्लेस कर देना है। अब ये इसको देखने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, 20.19 पे देखो। तो सी में उन्होंने बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है, एक सिल्वर सा उन्होंने मटेरियल प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ये सिल्वर मटेरियल क्या हो सकता है, कोई टाइटेनियम का फॉइल भी हो सकता है, कोई गोल्ड का फॉइल भी हो सकता है। ये मेटेलिक फॉइल जो हैं आपने प्लेस करने होते हैं अपने फिस्टुला की बेस के ऊपर, और इस बेस के ऊपर आपने दोनों साइड से फ्लैप्स को लाके क्या कर दिया हुआ है, बीच में स्विचर कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी टेक्निक थी। अब पीछे आते हैं तो कहते हैं क्या क्या रख सकते हैं आप एलोप्लास्ट के अंदर, कहते हैं थिन मेटेलिक फॉइल हो सकती है सच एज गोल्ड फॉइल या टाइटेनियम फॉइल, और कहते हैं आपने उसको बिल्कुल ही बोनी कंटोर के अकॉर्डिंगली आपने उसको कंटोर करना है और बोनी सरफेस के ऊपर रख देना है। वहीं पे कहते हैं आपकी साइनस लाइनिंग, ऊपर से साइनस लाइनिंग भी आपकी इस मेटल के ऊपर आके क्या होगी, कंटिन्यू हो जाएगी, और नीचे से आपकी जो क्रिस्टल बोन है वो भी इसके ऊपर आके ग्रो करने लग जाएगी। मतलब इस मेटल के ऊपर आपकी दोनों तरफ से आपकी जो दोनों ओपनिंग्स क्रिएट हुई हुई थी वो इन्हीं के ऊपर जाके हील होने लग जाएंगी। सम केसेस में कहते हैं कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द मेटल जो है वो जब आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और जब हीलिंग हो जाती है तो स्मॉल पोर्शन ऑफ मेटल जो है वो एक्सपोज हो जाता है ओरल कैविटी के अंदर, आप उस मेटल को रिमूव करवा सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर कहते हैं आप उसको एम्बेडेड ही रहने देते हैं। फर्दर एक और उन्होंने बताया हुआ है, कहते हैं अगर हम कोलेजन मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे इस मेटेलिक फॉइल की जगह, तो वो जो कोलेजन मेम्ब्रेन होती है वो इवेंचुअली खुद ही रिजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई तीसरी टेक्निक, जिसके अंदर हमारा एलोप्लास्टिक मटेरियल आ रहा था और दोनों साइड से हमारे फ्लैप्स आ रहे थे। चौथी टेक्निक जो है वो यहाँ पे कहते हैं एंडोस्कोपी भी हो सकती है। ठीक है, कहते हैं जब भी आप एंडोस्कोपी करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। कौन सी एंडोस्कोपी होती है, इसका नाम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की होती है, और ये ट्रांस नेजल मैनेजमेंट होती है आपकी क्रॉनिक साइनसाइटिस की, यानी कि आपने नोज़ के थ्रू एंडोस्कोपी करानी होती है और इसको क्लोज करवाना होता है। अब इस एंडोस्कोपी के अंदर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होने हैं वो एक्चुअल में कहते हैं क्या होना होता है, कहते हैं आपने अपनी ड्रेनेज को ऑप्टिमाइज करवाना होता है, यानी कि अपनी जो मैक्सिलरी साइनस की ड्रेनेज है वो नॉर्मल हो जाए। वो किस तरीके से नॉर्मल होती है, कहते हैं एक तो आपने डिसलोकेशन करनी होती है मिडल टर्बेंटाइन की, मिडिल टर्बिनेट वही आपकी जो ओपनिंग वाला रीजन होता है उसको हम कह रहे हैं। दूसरा कहते हैं आपने कंप्लीट इनेक्टमी करानी होती है। इनेक्टमी क्या होती है, आपकी जो नेजल बोन होती है ना, एथमोइडल बोन होती है जो आपकी नोज़ की लेटरल वॉल बना रही होती है, हाँ नोज़ की लेटरल वॉल जो बना रही होती है एथमोइडल बोन, उसका एक पोर्शन होता है
अनसिनेट करके उसका नाम होता है, ठीक है। उस बोन के, उस एथमोइडल बोन के इस छोटे से प्रोसेस को हमने रिमूव करवाना होता है। जब हम इस प्रोसेस को रिमूव कर देंगे तो हमारी जो ओपनिंग होती है नेजल कैविटी के साथ वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाती है। फर्दर कहते हैं आपने मैक्सिलरी एंट्रोस्टमी करनी है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। मैक्सिलरी एंट्रोस्टमी क्या थी कि हम मैक्सिलरी साइनस की बेस के ऊपर, उसके फ्लोर के ऊपर हम उसकी ड्रेनेज के लिए एक पाथवे बना रहे थे, ठीक है। तो ये हमने चीज़ देख ली, जो कि हम किससे कर रहे हैं, अपने फंक्शनल एंडोस्कोपिक सर्जरी से हम ये तीनों प्रोसीजर्स परफॉर्म कर पा रहे हैं, जिससे हम अपनी क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस को ट्रीट कर रहे हैं। और फिफ्थ में लास्ट में हमारे पास आ जाएगा लार्जर डिफेक्ट्स को क्लोज करने के लिए, या लार्जर पैथोलॉजिकल लीजन्स को अगर आपने रिमूव किए हैं, सर्जिकली रिमूव किया है लार्जर पैथोलॉजिकल लीजन्स को और लीजन्स को, और हमारा कोई लार्जर डिफेक्ट बन गया, लार्जर ओपनिंग बन गई है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने पेडिकल फ्लैप्स, जो कि टंग से भी उठा सकते हैं, टेम्पोरालिस मसल से भी उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, इसमें ख़त्म हो गया है। बस अब 20.20 का जो ये टेबल है ना, इसको अच्छे से देख लेते हैं। कहते हैं क्लोजर ऑफ दी ओरो एंट्रल कम्युनिकेशंस के लिए हम कौन कौन से ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं। ऑटोजीनस यानी कि अपनी बोन के, सॉफ्ट टिश्यू के भी कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू के कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, लोकलाइज आ सकते हैं, पेरिटल फ्लैप्स या बक्कल फ्लैप्स। डिस्टेंट साइड से हमारे टेम्पोरालिस या टंग के फ्लैप्स आ सकते हैं। बोनी ग्राफ्ट्स के लिए हमारी कहाँ कहाँ से बोन ले सकते हैं, चिन से, रेट्रोमोलर पैड से, जाइगोमा से, इन सब से हम अपने बोनी ग्राफ्ट्स उठा सकते हैं। एलोजीनस के अंदर हमारा फाइब्रिन ग्लू हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जीनोग्राफ्ट्स के अंदर कोलेजन वगैरह हो सकता है। सिंथेटिक मटेरियल के अंदर हमने पढ़ लिया है गोल्ड, एल्यूमिनियम, टेंटेनम, क्या टाइटेनियम वगैरह हो सकता है। और अदर टेक्निक्स तो खैर उन्होंने वो GTR वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ तक जो है ना ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो ये आप एक दफ़ा से अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारी ये रिवीजन हो जाएगी। और 3-4 समय से नाम देख लें, ज़्यादा डेप्थ में जाने की इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ऑलमोस्ट बस शुरू की एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी छोड़ के बाकी सब कुछ ही ऑलमोस्ट इसका जो है ना UQ या MCQ वगैरह आता है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा भी है और बहुत अच्छे से करने वाला भी है।